नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयु पाठशाला में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का पार्ट टू, जहां पर हम रिमेनिंग पोर्शन ऑफ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में जो पार्ट वन था उसमें गदर मचाने के बाद हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में भी हम लोग धुआं करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक हमारे साथ। और जीएस पेपर टू के लिए जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन का पेपर टू है, जहां पर झारखंड का पूरा इतिहास, भूगोल और अधिनियम वगैरह का सब कुछ जो है, उस पेपर जीएस पेपर टू के से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज हमने आयु पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है, मात्र 199 रुपीज में, जहां पर आप अपने प्रिपरेशन को एक सटीक दिशा, एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हो। रिवीजन के लिए काफी यूजफुल है। जो हमारी मनीष रंजन की पुस्तक है उसके अंदर से जो है वो क्वेश्चंस निकाल कर हमने वो टेस्ट सीरीज के रूप में बनाए हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें और जीएस पेपर टू में ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें। तो चलिए अपने इस वीडियो को करते हैं शुरू और बढ़ते हैं आगे। अब तक के वीडियो में हमने सीएनटी एक्ट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था जिसकी वजह से ये एक्ट को लाने की नौबत पड़ी, क्यों है ये एक्ट लाया गया, मुंडा रिवोल्ट जो एक महत्वपूर्ण कारण रहा इस रिवोल्ट के, इस एक्ट के पीछे। इसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर जमींदार, टेन्योर होल्डर और रैयत के क्लासिफिकेशंस कैसे हैं, क्लासेस ऑफ टेनेंट क्या हैं। और रैयत के अंदर भी हमने ऑक्यूपेंसी और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को देखा। और उसके साथ साथ ही हमने अंडर रैयत भी समझा था। और ये भी समझा कि जो सेटल्ड रैयत है वो क्या होते हैं, ऑक्यूपेंसी रैयत के क्या राइट्स होती हैं, और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत से वो कैसे डिफरेंट होते हैं। ये सारी चीजें हमने समझने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चैप्टर टू से शुरू करेंगे, जहां पर जो है हम सेक्शन वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, ताकि आगे चीजें जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है। तो चैप्टर नंबर टू, चैप्टर नंबर वन हमने समझ लिया। चैप्टर नंबर टू सेक्शन फोर से स्टार्ट होता है, क्लासेस ऑफ टेनेंट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, सेक्शन फोर स्टार्ट होता है क्लासेस ऑफ टेनेंट्स के लिए। ठीक है। और देर आर फोर मेजर क्लासेस। फोर मेजर क्लासेस है, जहाँ पर पहला क्लास जो है जिसको हम कहते हैं टेन्योर होल्डर्स। टेन्योर होल्डर्स कौन है, हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि टेन्योर होल्डर एक मिडिल मैन की तरह काम करते थे। तो टेन्योर होल्डर जो है वो बेसिकली जमींदार के पास जो मान लो 100 एकड़ की जमीन है, तो वो उनसे वो जमीन लीज पे लेते थे और उनको रेंट पे किया करते थे। ठीक है। अब वो जमीन वो रैयत को दे दे, उनसे खेती बाड़ी कराए, या फिर वो उनको यूज करे, वो टेन्योर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता था। तो सेक्शन फोर याद रखना है हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है। सेक्शन फोर इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फोर क्या डिफाइन करता है, क्लासेस ऑफ टेनेंट। तो अगर कल क्वेश्चन आ गया कि विच सेक्शन टॉक्स अबाउट द क्लासेस ऑफ टेनेंट, तो आंसर वुड बी सेक्शन फोर। और देर आर फोर मेजर क्लासेस, है ना। पहला टेन्योर होल्डर, यहाँ भी बना देता हूँ चलो। पहला टेन्योर होल्डर हो गया, जो कि सेक्शन फाइव पे बताया गया है। टेन्योर होल्डर, और टेन्योर होल्डर किसे कहते हैं, a person who acquired land from the proprietor or another tenure holder, hold lands for collecting rent or bringing land under cultivation by setting tenants। ठीक है। तो टेन्योर होल्डर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका काम ये था कि जमीन जो है वो जमींदारों से या प्रोप्राइटर से ले ले, और उनके बाद उनको रेंट पे करना है। उनको रेंट पे करने के लिए वो लैंड को या तो कल्टीवेशन के अंदर ले आए, बाई उसके फर्दर उसको भाड़े पे लगा करके, ये जिसको जैसे बोलते हैं कि रैयत को दे करके, या फिर वो किसी और तरीके से उसको उस जमीन से इनकम जनरेट करके, और फिर जो है वो प्रोप्राइटर को यानी कि ओनर्स को दे। तो टेन्योर होल्डर वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड। जमीन का ओनरशिप नहीं था, ऑक्यूपेंसी थी, है ना। तो ऑक्यूपेंसी बेसिकली रैयत के पास चली गई, तो रैयत को बोलते हैं ऑक्यूपेंसी रैयत। और अगर रैयत के पास ऑक्यूपेंसी राइट नहीं है, तो नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, है ना। तो वो हमने ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हमने समझाया। अब देखिए सेक्शन सिक्स क्या है। सेक्शन सिक्स में हम रैयत के बारे में बात करते हैं। अब रैयत कौन है, रैयत एक ऐसा पर्सन है जिसके पास अधिकार है लैंड को होल्ड करने का। किस पर्पस के लिए, कल्टिवेटिंग इट हिमसेल्फ इंक्लूडिंग द सक्सेसर इन इंटरेस्ट। यानी कि उस जमीन पे खेती बाड़ी करने का अधिकार किसके पास है, रैयत के पास है। कभी कभी रैयत भी अपने अंदर किसी को हायर कर लेता है, उसको अंडर रैयत बोलते हैं। ठीक है। तो जमीन के अंदर खेती करना है, जो इंसान खेती करेगा उसको उस जमीन की ऑक्यूपेंसी उसके पास रहेगी, उसका अधिकार रहेगा उस जमीन को होल्ड करने का। और उसके मरने के बाद उसके पूर्वजों के पास मतलब पूर्वज नहीं, वंशजों के पास चली जाएगी। ठीक है। तो मुंडारी खूटकट्टी
अलग से है, मुंडारी खुट कट्टीदार नहीं होते। मुंडारी खुट कट्टीदार तो वो लोग हो गए, समझ में आ गया ना, कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हो और उनके फोर फादर यानी कि उनके पूर्वजों लोग ने क्या किया कि जंगल साफ करके वहां पर अपना गांव बसाया, तो उनको मुंडारी खुट कटीदार बोलते हैं। लेकिन रैयत वैसा नहीं है, रैयत जरूरी नहीं है कि गांव बसाया हो। रैयत बाहर का भी इंसान हो सकता है, दूसरा ट्राइब भी हो सकता है, दूसरा ट्राइबल पीपल भी हो सकते हैं। वो बस जमीन पे खेती कर रहे हैं, आए वहां पर देखे, टेनेंट टेन्योर होल्डर ने उनको बोला कि भाई ये जमीन है, लो आप खेती करो, उस जमीन का कुछ अनाज आप बेच दो, कुछ बेच करके हमें रेंट दे दो, ताकि मैं जमींदार या प्रोप्राइटर को दे सकूं, ठीक है। तो सिंपली वो रैयत होता है। कभी कभी हमने बताया कि जमींदार कौन हो सकता है, जमींदार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट भी हो सकते हैं, और फिर हम उसको भी लैंड टैक्स देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दी जमींदार या प्रोप्राइटर, जिसको जमीन बिलोंग करती है, ठीक है। तो रैयत जो है बेसिकली एक्चुअल कल्टीवेटर है होल्डिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब रैयत भी तीन प्रकार के होते हैं। ऑक्यूपेंसी रैयत, जिसके पास राइट है लैंड को ऑक्यूपाई करने का, और लंबे समय तक वो पोजीशन कर सकता है, और उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया है। क्या चीज से, देखो पहले क्या होता था कि एक बार में फसल खराब हो गई और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको जमींदार निकाल देता था आपकी जमीन से ना, आप लैंडलेस हो गए। कल तक आपके पास जमीन थी, आप उस पे खेती कर रहे थे, है ना, आपने उस जमीन को सींचा, आपके पूर्वज उस जमीन पे सींचे गए, आपने खेती करी, अपना खून पसीना बहाया, और आपके पूर्वजों ने भी किया। लेकिन एक सीजन खराब होने से जमींदार आपको निकाल देता था भाई, लात मार के निकाल देता था, इतने बेरहमी के साथ, ठीक है। और देखो अभी भी आप देखोगे कि इंडियन विलेजेस के अंदर जमीन जहाँ पर लोग पलते हैं, अपना पलते बढ़ते बड़े होते हैं, जहाँ उनका बचपना गुजरता है, जहाँ उनके पूर्वजों की मृत्यु होती है, उस चीज को लेकर के वो बहुत सीरियस होते हैं ना, तो उनसे उनका एक लगाव होता है, उनका सोलमेट जैसा बन जाता है वो। तो उस चीज को वो बहुत ही मतलब इमोशनली अटैच्ड भी हो जाता है लैंड से। तो इस तरीके से क्या है कि ऑक्यूपेंसी रैयत को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर आपका मान लो कि 2 महीने की 2 साल की फसल खराब भी हो गई, तब भी आपको मतलब इवेक्ट नहीं किया जाएगा, तब भी आपको ऐसा नहीं है कि जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ये कुछ राइट्स जो आगे हम देखेंगे। और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत जो है उनके पास कोई परमानेंट अधिकार नहीं है, और थोड़ा कमजोर प्रोटेक्शन भी दिया गया है इविक्शन से। तो आपको इविक्ट किया जा सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन। और दो एक कंडीशन उसमें यही है कि अगर आपने रेंट नहीं पे किया तो आपको इविक्ट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार, उसमें भी टाइम है कि भाई 2 एग्रीकल्चरल ईयर हमने ऊपर देखा कि एग्रीकल्चरल ईयर क्या होता है। तो अगर 2 साल तक आपने भाड़ा नहीं दिया, तो तीसरे साल के 90 दिन के अंदर अंदर आपको चुका देना है, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। वो आगे देखेंगे। तो ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में अगर और मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं कि यूजुअली जो है वो 12 साल से ज्यादा जो है लैंड पे, उसी लैंड पे बसे हुए हैं, यानी कि सेटल्ड रैयत बन चुके हैं। और उसको एक एक तरीके से आप बोलते हैं कि परमानेंट राइट मिल जाता है, और जब तक वो नहीं चाहे सरेंडर करना उस जमीन को, तब तक उसे कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो इजिली उसको इविक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि इजिली उसको हम निकाल नहीं सकते, इजिली इविक्शन इज नॉट पॉसिबल। आपको अगर मान लो कि अब मैं 4 साल से भाड़ा ही नहीं दे रहा हूँ, मैं दूंगा ही नहीं भाड़ा, ऐसा बोल दिया कि भाई मैं तो अधिकार दिया गया सीएनटी एक्ट के अंदर कि भाई मैं तो परमानेंट ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी रही है, तो क्योंकि मैं 12 साल से ज्यादा रह रहा हूँ इस जमीन पे, तो मैं क्यों भाड़ा दूंगा, और मैं तो परमानेंट हो गया हूँ इस जमीन पे, यहाँ पर मेरा परमानेंटली मुझे अधिकार है। हाँ मेरे पास ऑनरशिप नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेंसी तो राइट है, मैं इसको ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, इस जमीन पे कब्जा कर सकता हूँ, तो मैं कब्जा करके रह रहा हूँ यहाँ पर। और मेरे मेरे मरने के बाद मेरे बेटे रहेंगे, वो भी कब्जा इसी जमीन पे रहेंगे। तो जिंदगी भर तो जमीन मेरे पास ही रहेगी, तो क्या ऐसा फायदा क्या होगा मेरे को ऑनरशिप का। मैं तो अगर लैंडलॉर्ड के हिसाब से सोचो, जमींदार को या लैंडलॉर्ड को क्या ही फायदा हुआ कि जमीन है मेरी, रह तुम रहे हो, तो क्या मतलब हुआ। तो अगर मैं भाड़ा भी नहीं दूंगा, तो मेरे पास इविक्शन का क्या टेक्निक है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं एज अ लैंडलॉर्ड कहाँ जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में जाके सूट फाइल करूंगा कि भाई ये मुझे भाड़ा नहीं दे रहा है, इससे मेरी जमीन मुझे वापस दिलाई जाए। दैट इज एन ऑप्शन, ओके। तो ये है। और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है, शॉर्ट टर्म से रह रहे हैं, शॉर्ट टर्म टेनेंट है, मतलब आते जाते रहते हैं, और परमानेंट राइट नहीं दिया गया, ठीक है। और इनको इजेक्ट किया जा सकता है, इनको जमीन से बेदखल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है कब, अगर 2 2 इयर्स का रेंट डिफॉल्ट हो गया। अब रेंट डिफॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने 2 साल तक भाड़ा नहीं दिया है ना, या आपने भाड़ा देने से मना कर दिया। तो उस केस में ऐसा है कि देखो, रेंट अगर आपका, आप हम तो टेनेंट हैं, रैयत क्लास ऑफ टेनेंट के अंदर आ रहे हैं ना, क्लास ऑफ टेनेंट के अंदर आ रहे हैं, रैयत टेन्योर होल्डर। तो भाई हम टेनेंट हैं, भाड़ादार है, तो भाड़ा तो देना होगा। और अगर आप भाड़ा नहीं दे रहे हो तो ठीक है, अगर इस महीने भाड़ा नहीं दिया, इस साल आप भाड़ा आपने नहीं दिया, तो अगले साल जो है थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लगेगा, और वो मिला करके भाड़ा दे देना। अब आगे साल भी नहीं दिए तो भाई अब ठीक है, तीसरे साल भी दे दो, तीसरे साल भी नहीं दे रहे हो तो बस
तो जमीन खाली करनी पड़ेगी। अगर ऑक्यूपेंसी रैयत हो तो मैं कोर्ट में जा करके बोलूंगा, और अगर नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो तो मैं तो सीधे निकाल दूंगा आपको, मेरे पास अधिकार है सीएनटी एक्ट के अंदर, ठीक है। अब तीसरा होता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 6 समझ गए ना। अब सेक्शन 7 समझो। सेक्शन 7 के अंदर होता है रैयत हैविंग फूड कट्टी राइट। अब ये भी आपको बता चुके हैं कि फूड कट्टी जो है, फूड क्या होता है, एक क्लैम होता है, कट्टी मतलब काट के जंगल को साफ करके वहां पर खेती बाड़ी किया जा रहा हो, ठीक है। तो रैयत भी ऐसा हो सकता है, केवल ट्राइबल नहीं, मतलब केवल ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं जो वहां पर शुरू से रह रहे वो ही नहीं, रैयत भी क्या कर सकते हैं कि जंगल को साफ सुफ करके वहां खूट कट्टी मतलब खेती कर सकते हैं। तो ऐसे रैयत को हम बोलते हैं कि रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स, ठीक है। तो ऑक्यूपाइज और होल्ड द लैंड रिक्लेम्ड फ्रॉम जंगल by original founders of the village, descendants in male line and belonging to the founders family। तो इसको हमने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि रैयत जो है वो अपना कहीं ना कहीं अपना जो डिसेंडेंट है वो क्लेम करते हैं कि वो भी जो है फाउंडर्स फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये भी वो उस लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो लैंड को जंगल साफ कर करके जो लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लाया गया है। तो रैयत हैविंग खून कट्टे राइट्स, तो इनके पास भी ऑक्यूपेंसी राइट होती है और इनको 12 साल का वेट भी नहीं करना होता, ठीक है। क्यों, ये तो खून कट्टी है, जो मतलब हेरिडिटरी राइट हो गया ना इनके पास कि हमारे फोरफादर ने ही ये जमीन बनाई थी, तो ये तो हमारे पास अधिकार है, हम 12 साल रहे या ना रहे ये अधिकार हमको मिल जाता है। Khotkatti means original tribal settlers who cleared the forest land. They have community-based heredity land right, and this right is stronger than any other ordinary rights। अब अंडर रैयत भी समझ लो, टेनेंट्स अंडर रैयत, रैयत के अंदर जो भाड़ादार है यानी कि सब टेनेंट है, उसको बोलते हैं अंडर रैयत, और इसके पास सबसे कम सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो हरारकी की बात करेंगे तो हरारकी हमारा कैसे होगा, हरारकी होगा हमारा ऐसा कि सबसे ऊपर होगा लैंडलॉर्ड यानी कि प्रोप्राइटर, उसके अंदर होगा टेन्योर होल्डर, उसके अंदर होंगे रैयत, और उसके अंदर होंगे अंडर रैयत, ठीक है। अब मुंडारी खूट कट्टीदार क्या है, मुंडारी खूट कट्टीदार सेक्शन 8 में है, ये वो भी हम समझ चुके हैं। स्पेसिफिक टू मुंडा ट्राइब, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिटेल में बात किया था। स्पेसिफिक टू मुंडा ट्राइब, बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन क्लान बेस्ड लैंड सिस्टम, अनरिकॉग्नाइज्ड कस्टमरी लैंड राइट, कम्युनिटी ओनरशिप होता है और स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दिया गया है। इसको ट्रांसफर वांसफर नहीं कर सकते आप लैंड को, क्योंकि ये आपकी आपकी इंडिविजुअल लैंड। कैसे ट्रांसफर करोगे, कैसे बेचोगे, आपकी जमीन है नहीं, किसकी है, पूरी कम्युनिटी की जमीन है, तो पूरी कम्युनिटी से जाके हस्ताक्षर लेके आओ, अगर वो बोलेंगे तो बेचो। तो आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो मुंडारी खुद कट्टी कट्टीदार है या मुंडारी खुद कट्टी लैंड है, उनको आप ऐसे इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम्युनिटी लैंड है। हाँ, इंडिविजुअल लैंड है, रैयत के पास अगर लैंड है तो रैयत तो अपना लैंड को सब लीज भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, टेन्योर होल्डर के पास है तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, नॉट द कम्युनिटी बेस्ड प्रॉपर्टी। आई होप दैट इज क्लियर। तो इसको समराइज कर लो, सेक्शन से याद करने में ज्यादा आसानी होंगे, ठीक है। तो ऐसा कर लो कि यहाँ पर आप लिखो ऐसे, जो मैं समरी बना रहा हूँ ना, प्लीज अपनी कॉपी में बना लो, क्लासेस ऑफ टेनेंट, ऐसे बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो, और इसको बोल दो सेक्शन 4, ठीक है। अच्छा चलो ऐसे न्यूमेरिकल में लिखता हूँ, सेक्शन 4। इसके अंदर हमने देखा 4 क्लास ऑफ टेनेंट है। सबसे पहले है टेन्योर होल्डर, टेन्योर होल्डर इसको कर दो सेक्शन 5। उसके बाद आ जाओ रैयत, इसको कर दो सेक्शन 6। उसके बाद आ जाओ आप रैयत हैविंग फुटकट्टी, इसको कर दो सेक्शन 7। और उसके बाद एक और ऊपर लिख लो ऐसे MKK, मुंडारी खोट कट्टीदार, और ये हो गया सेक्शन 8। क्लियर। अभी समरी से आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार बोलो, सेक्शन 4 क्लासेस ऑफ टेनेंट, सेक्शन 5 सबसे पहले आता है टेन्योर होल्डर, उसके बाद आता है रैयत, उसके बाद आता है रैयत हैविंग खूट कट्टी, और उसके बाद मुंडारी खूट कट्टीदार। तो सेक्शन 4 के बाद 5 6 7 8 ऐसे याद कर लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं चैप्टर 3 में, और चैप्टर 3 के अंदर हम बात करने वाले हैं टेन्योर होल्डर की। तो यहाँ पर ना साइड में कहीं पर चैप्टर्स भी नोट करते जाओ आप। चैप्टर्स ऊपर तो मैंने बताया था समरी में, वैसे भी याद कर सकते हो। तो चैप्टर 2 में हमने देखा क्लासेस ऑफ टेनेंट, यहाँ लिख लेना, क्लासेस ऑफ टेनेंट, है ना। चैप्टर 2 सेक्शन 4, करेक्ट, यहाँ देखो क्लासेस ऑफ टेनेंट चैप्टर 2 सेक्शन 4 आपको बताया था। उसके बाद आप लिखो चैप्टर 3। एक साइड में ना एक पेज के मतलब एक पीछे कहीं एक दूसरे शीट पे ये लिख कर रहो, ये आपका समरी बन जाएगा, तो यहाँ से मतलब 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। चैप्टर 3 में लिख लो टेन्योर होल्डर,
अब इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया कि टेन्योर होल्डर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने टेन्योर को, है ना, या एक टेन्योर दूसरे टेन्योर होल्डर को, यानी कि एक मिडिलमैन दूसरे मिडिलमैन को भी दे सकता है, तो उस तरीके से भी सारी चीजें बताई गई, भाड़ा बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में। चैप्टर 4 में आ जाएगा ऑक्यूपेंसी रेट, डिटेल है ऑक्यूपेंसी रेट के बारे में। जो भी चीजें हमने ऊपर बात किया ना, ये हम बात करेंगे चैप्टर 6 में। आ जाइए, 4 और 6, कंफ्यूज नहीं होना है ना। 4 और 6, 6 में है नॉन ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, तो चलो फटाफट चैप्टर 3 देखते हैं, टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर को अभी तक हमने बहुत ही ज्यादा डिस्कस कर लिया, तो समझ भी गए होंगे। नोट्स में भी मैं यहाँ पर जो लिखा है वो भी पढ़ देता हूँ कि टेन्योर होल्डर इज अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड फ्रॉम प्रोप्राइटर यानी कि लैंडलॉर्ड, एंड होल्ड्स द लैंड मेनली फॉर कलेक्टिंग रेंट्स, सेटलिंग रैयत, एंड ब्रिंगिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन। कोई दिक्कत नहीं, इज नॉट द एक्चुअल कल्टीवेटर, ये खुद किसान नहीं है, रैयत नहीं है, बस वो रैयत को सेटल करना, उनसे डील करना, इन सब के लिए है। तो बेसिकली अब मिडिल मैन या इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। अब देखो सेक्शन 9 क्या बात बोलता है, सेक्शन 9 बोलता है कि टेन्योर, अब देखो ये एक्ट यहाँ ना, इसको अभी प्रेजेंट रेफरेंस में समझने की कोशिश मत करो, हम पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो 1908 से। तब कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड मिंटो। इससे पहले आप देखो कि यहाँ पर जमींदारी सिस्टम तो अभी भी प्रिवेलेंट थी, जमींदारी सिस्टम तो अभी भी प्रिवेलेंट थी ना। ऐसा तो नहीं है कि 1908 में जमींदारी खत्म हो गई, नहीं, 1947 तक जमींदारी चली, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, है ना। तो जमींदारी सिस्टम तो थी। तो ये बोला गया कि भाई अब जमींदार का ना मन होता था जब चाहे तभी रेंट बढ़ा दे, है ना, कभी एक बार देखा कि फसल अच्छा हो गया भाड़ा बढ़ा दे। तो इस तरीके का टेक्निक चलता था, तो इससे क्या होता था भाई, किसानों का एक्सप्लॉइटेशन होता था, प्रताड़ना करना, अगर सही टर्म यूज कर रहा हूँ तो जमींदारों को एक्सप्लॉइटेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो इन चीज को रोकने के लिए ट्राइबल लैंड के, जब ट्राइबल एरियाज के अंदर सीएनटी एक्ट के अंदर बोला गया कि भाई आप रेंट को जमींदार यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो आर्बिट्रेरली बढ़ा नहीं सकेंगे, ठीक है। और जो रेंट पहले फिक्स कर दिए हैं, आप तो पहले बताई थी लास्ट वीडियो में कि जमींदार से भी, जो जमींदारी से जमींदार लोग जो है, जो लैंडलॉर्ड है, उनसे भी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पैसे ले चुकी थी, ऑक्शन हो चुका है, अगर तो वो कहाँ से अब उसको करेगी। तो बोला कि भाई ठीक है, अगर जमींदारों ने जो रेंट रखा है एट दिस मोमेंट, उस समय पर, अगर वो रेंट ठीक है, इसको आप चैलेंज नहीं करते हैं, तो उसी को फेयर लैंड रेंट माना जाएगा, वही रेंट जो है वो जायज माना जाएगा। अगर आप चैलेंज करते हैं तो फिर देखा जाएगा कि भाई वो जायज है या ज्यादा लिया जा रहा है आपसे, फिर अकॉर्डिंगली रिवाइज किया जाएगा। जब तक आप उसको प्रूव नहीं करते कि ये एक आर्बिट्रेरी या बहुत ही ज्यादा अनफेयर भाड़ा है जो आपसे वसूला जा रहा है, तब तक उसी भाड़ा को हम फेयर मानेंगे, और आप उस भाड़े को इंक्रीज नहीं कर सकते, जमींदार फर्दर बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। ये बातें कहाँ बोली गई है, सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद देखो, इफ टेन्योर होल्डर होल्ड्स अ लैंड एट अ फिक्स्ड रेंट एंड द रेंट हैज नॉट चेंज्ड सिंस परमानेंट सेटलमेंट, हिज रेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, समझ में आ गया। परमानेंट सेटलमेंट के टाइम से उसकी रेंट नहीं बढ़ाई गई है, तो उसका रेंट कभी बढ़ाया नहीं जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा, उतना ही फिक्स रेंट देना है उसको, ठीक है। अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेन्योर्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टेन्योर्स का रजिस्ट्रेशन होगा, ये भी चैप्टर 3 के अंदर बात किया जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ टेन्योर मस्ट बी रजिस्टर्ड। फिर बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे पता चलेगा कि अभी कौन है, किसके पास है अधिकार है ना। तो मस्ट फॉलो द लीगल प्रोसीजर, इफ लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू रजिस्ट्रेशन देयर इज अ प्रोसीजर बिफोर द अथॉरिटी। अगर फार्मर जो है, रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब क्या है, जब तक आप टेन्योर या ट्रांस अपना रजिस्टर नहीं कराओगे कि आपने प्रोप्राइटर से लैंड ली है ऑन टेन्योर ऑन लीज, तो जब तक तो उस पे अब ये सारे नियम्स लागू नहीं होंगे ना, कि इन्हांसमेंट ऑफ रेंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीएनटी एक्ट, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। और अगर आपका लैंडलॉर्ड जो है वो होशियारी दिखा रहा है, मना कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, तो आप जाइए, फिर देयर इज अ प्रोसीजर, आप डीसी के पास जाके बोलिए कि रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा है, देन कोर्ट विल गिव द जजमेंट, आदेश देगा, निर्देश देगा कि भाई कीजिए, तो फिर करना पड़ेगा उसके हिसाब से। डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। अब देखो डिवीजन ऑफ टेन्योर क्या है, इफ टेन्योर इज डिवाइडेड रेंट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली। तो डिवीजन ऑफ टेन्योर का क्या मतलब है कि मान लो कि लैंडलॉर्ड हूं मैं, मेरे पास 100 एकड़ की जमीन है, तो मैंने दिया अपने इसको एक टेन्योर होल्डर को, कोई है टेन्योर होल्डर 1, इसको दे दिया मैंने कि भाई ये लो तुम देख रेख करो इसमें, है ना, और जो भी भाड़ा भाड़ा आए वो मुझे इससे मिला उला के देते रहना। तो ठीक है, बोला ठीक है भाई। तो ये, सॉरी, तो लार्ज होल्डिंग जो है, ये 100 एकड़ की जमीन जो है वो हमारे पास आ गई है। अब देखो टेन्योर होल्डर अगर मर जाता है, या फिर इसके पास दो बेटे हैं और लैंड इनहेरिट हो जाता है ना, तो ये दो बेटे के पास चली जाएगी लैंड। अब ये तो टेन्योर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे डिवाइड करेगा लैंड को।
तो मान लो कि लैंडलॉर्ड जो है उसने मतलब टेन्योर होल्डर जो है उसने अपने बेटे ए को 60 एकड़ जमीन दी और बेटे बी को 40 एकड़ जमीन दी, क्योंकि ये भी हेरिडेटरी है भाई, तो बेटे के पास गई। तो अभी जो जो मान लो इस 100 एकड़ का 10,000 रुपये सालाना जो है वो इसको लैंडलॉर्ड या जो जमींदार है उसको ये रेंट पे कर देते। तो इस सीएमटी एक्ट के अंदर जब आप टेन्योर को डिवाइड करोगे तो ये 60 एकड़ का जो प्रोपोर्शनेट रेंट होगा यानी कि 6,000 वो ए को देना पड़ेगा, और 40 एकड़ का जो प्रोपोर्शनेट रेंट होगा यानी कि 4,000 वो बी को पे करना पड़ेगा। ये आपको जमींदार डिसाइड नहीं करेगा कि भाई ठीक है ये तो मेरा दोस्त है तो उसके पास उसको कोई रेंट नहीं देना, सारा का सारा रेंट बी देगा, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करता है जमींदार तो जमींदार क्या करेगा, अब बी बोलेगा कि भाई सारा पैसा तो मैं दे रहा हूँ तो पूरी लाइबिलिटी मेरे पास है, पूरी लाइबिलिटी मेरे पास है तो पूरा ओनरशिप मेरे पास होना चाहिए। तो इस तरीके से बाद में कंफ्यूजन ना हो, जमीन पर विवाद ना हो, एक फेयर एलोकेशन ऑफ रेंट हो, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और प्रोपोर्शनल बर्डन हो। इस वजह से ये क्या किया गया, इसको सीएनटी एक्ट के अंदर बोला गया कि टेन्योर अगर डिवाइड होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट भी होगा। अब दूसरी बात देखो, दूसरी बात बोला गया एनलमेंट ऑफ इनकम्बेंसेस ऑन रिजम्पशन। क्या मतलब हुआ देखो, अब मैं टेन्योर होल्डर हूँ भाई, मेरे पास तो 100 एकड़ की जमीन है ठीक है, ये जमीन मेरी है नहीं, किसकी है, लैंडलॉर्ड की है, जमींदार की है, प्रोप्राइटर की है, जो भी बोलना चाहो बोलो, ठीक है। ये जमीन इसकी है लेकिन मेरे पास है। अब मैंने इनको कितना रेंट देना है, 10,000 रुपये रेंट देना है, ठीक है। लेकिन जमीन तो अभी है मेरे पास, बाद में पता चलेगा, बाद में आप जाके देखो रजिस्ट्रेशन जब हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन पे आप किसका नाम है, कौन किसका कौन लैंडलॉर्ड है कौन ऑनर है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो लोग जो रैयत हैं या जो भी आसपास के लोग हैं उनको अगर मैं नहीं बताऊं कि मेरी जमीन नहीं है तो उनको तो ऐसे लगेगा कि मेरी ही जमीन है, या फिर मैंने इस जमीन को मॉर्टगेज रखा। इस जमीन को मॉर्टगेज कर दिया। मॉर्टगेज का मतलब इस जमीन के बदले में मैंने क्या किया, जमीन को दे करके मैंने बोला कि मैं इस पे लोन ले लेता हूँ, हाँ, या मैंने थर्ड पार्टी को दे दी कि भाई तुम ये रखो जमीन 2 साल के लिए और फिर मुझे इतने पैसे दे दो, 2 साल में मैं ये पैसे दे करके तुमसे ले लूंगा, ठीक है। या फिर हमने इस जमीन को लीज पे दे दी, समझते रहो बात को, जो बोल रहा हूँ ना सारी चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। या मैंने मॉर्टगेज कर दी या लीज पे दे दी, है ना। या मैंने इसको सब टेनेंसी कर दी, मेरे पास थी मैंने किसी और को भी टेनेंट बना दिया, सब टेनेंसी कर दिया, ठीक है। या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया और उसको लैंड दे दिया थोड़ा, है ना। तो मतलब अब ये जमीन जो है जो 100 एकड़ की जमीन है, क्या ये बिल्कुल फ्री है? नहीं है फ्री। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बंधक हो सकता है, लीज हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है ना। इसी को हम बोलते हैं इनकम्बेंसेस, यानी कि हमारी जमीन जो था वो मेरा था नहीं लेकिन मैंने उसको अपना मान करके इसको यूज किया एज अ मॉर्टगेज एज अ लीज दे दिया या सब टेनेंसी कर दिया, उसको बोलते हैं इनकम इनकम्ब्रेंसेस, ठीक है। और रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, रिजम्पशन का मतलब होता है, रिजम्पशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कल को अचानक से लैंडलॉर्ड आया और बोला कि भाई दो, मैं तुम्हें नहीं देना चाहता हूँ, टेन्योर होल्डर को बोला तुम्हें नहीं किसी और को दूंगा, तुम ये वापस करो मुझे, है ना। टेन्योर होल्डर जब बोलेगा कि मुझे वापस कर दो, गिव मी बैक, है ना। और व्हेन गिव मी बैक यानी कि ऐसा लिख लो यहाँ पर, व्हेन लैंडलॉर्ड टेक बैक द टेन्योर, मुझे वापस कर दो भाई, अब मैं किसी और को दूंगा, थोड़ा ज्यादा रेंट करके दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, है ना। तो जब ऐसा होगा, अब क्यों ऐसा कब हो सकता है, तब तो ऐसा ऐसा तो वो भी, तब तो आप सोचोगे कि फिर भाई टेन्योर होल्डर की क्या प्रोटेक्शन है, कल को तो वही फिर तो वही बात हो गई कि जो ज्यादा पैसा दे रहा है हम उसको जमीन दे रहे हैं, तो ऐसे तो टेन्योर होल्डर का जो लैंड पे अधिकार है वो तो खत्म हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि जमीन वापस ले लेगा वो, क्या किसी किसी भी कंडीशन पे, आर्बिट्री कंडीशन पे नहीं। तब जो रजिस्ट्रेशन के समय में जो कंडीशन अगर डिफाइन की गई उसका कंडीशन का ब्रीच हो जाए, अगर आप पेमेंट नहीं करें नॉन पेमेंट ऑफ रेंट पर, या फिर ऑल अदर लीगल ग्राउंड्स अंडर द एक्ट, इन तीन कंडीशंस के अंदर, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कंडीशंस, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट या कोई भी लीगल कंडीशंस जो है लीगल ग्राउंड्स अंडर द एक्ट, उसके ही अंदर अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो यस, लैंडलॉर्ड के पास अधिकार है, वो आपसे वापस ले सकता है। अब अगर आप वापस दे दिए, लैंडलॉर्ड ने वापस आपसे टेन्योर ले लिया, तो भले ही वो लैंड फ्री नहीं है, आपने उसको मॉर्टगेज किया हो कहीं या लीज पे दिया हो कहीं, वो सारी चीज क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एनलमेंट उसी को बोलते हैं, एनलमेंट, नलीफाई हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो
सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब आप सम थर्ड पार्टी समझे, उसको पहले वेरीफाई करना था कि भाई ये किसकी जमीन है, क्या है ना? तो मॉर्टगेज भी दिया होगा तो मॉर्टगेज भी इनवैलिड हो जाएगा। लीज पे दिया है तो वो लीज भी खत्म हो जाएगा। और अगर वो आपने उस पे सब टेनेंसी किया है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऑल एनलमेंट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एनलमेंट ऑफ इनकम्ब्रेंसेस ऑन रिजम्पशन। आई होप दैट इज क्लियर। तो इफ लैंडलॉर्ड रिज्यूम टेन्योर, सर्टेन इनकम्ब्रेंसेस लाइक मॉर्टगेज मे बी एनल्ड। ठीक है। उसके बाद सेविंग राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड। इवन दो द टेन्योर होल्डर हैज द राइट, लैंडलॉर्ड अल्टीमेट्स ओनरशिप राइट्स रिमेन्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जमीन हमने टेन्योर होल्डर का दे दिया तो मैं तो बस नाम का ही लैंडलॉर्ड हो गया। नहीं, मेरे पास भी कुछ अधिकार हैं। तो जैसे ऊपर आपने देखा कि मैं वापस ले सकता हूँ टेन्योर, किसी और को दे सकता हूँ। तो मेरे पास भी अधिकार हैं। अल्टीमेटली मेरे पास क्या है? ओनरशिप ऑफ लैंड है, ओनरशिप राइट है मेरे पास। ये चीज को नहीं भूलना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 4 के अंदर। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्यूपेंसी रैयत की। ऑक्यूपेंसी रैयत को अभी भी काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपली देखो, ऐसा पर्सन जो 12 साल कंटिन्यूअसली रह रहा है, तो होल्ड्स द रैयत लैंड इन द विलेज वेदर अंडर लीज और अदरवाइज, कैसे भी हो, भाड़ा में रखा हो या किस तरीके से भी, 12 साल से एक ही जमीन पे अगर कोई रैयत रह रहा है तो वो सेटल्ड रैयत बन जाता है उस विलेज का, है ना? और सेटल्ड रैयत के पास क्या आ जाती है? ऑक्यूपेंसी राइट आ जाती है। तो सेटल्ड रैयत ऑफ दैट विलेज क्या है? ये क्या कम्युनिटी बेस्ड कंसेप्ट है? नहीं, ये विलेज बेस्ड कंसेप्ट है सेटल्ड रैयत। ये गांव बसाना है ना? आप एक जगह पे रुके हुए, आप उसी गांव के बन गए, तो इसीलिए आपको सेटल्ड रैयत बोला जाता है। एंड इट इज नॉट जस्ट अ लैंड बेस्ड कंसेप्ट, इट इज अ विलेज बेस्ड कंसेप्ट। समझ में आ गया? अब देखो, सेटल्ड रैयत के अंदर ऑटोमेटिकली दो कम्युनिटी को ऐड किया गया है। एक तो मुंडारी खुद कटीदार को तो मालूम ही है, वो तो ऐड हो जाएंगे। और दूसरा भूंयर्स भी है। तो भूंयर्स और मुंडारी खुद कटीदार को कंसिडर किया जाता है एज अ सेटल्ड रैयत। क्लियर? सो इन सर्टन केसेस भूंयर्स एंड मुंडारी खुद कटीदार्स को ट्रीटेड एज सेटल्ड रैयत माना जाता है। तो सेटल रैयत के पास ऑक्यूपेंसी राइट होगी। इतने बार से गला फाड़ फाड़ के बता रहा हूँ, समझ जाना चाहिए अभी तक। तो अ पर्सन इज अ सेटल रैयत, ही गेट्स ऑक्यूपेंसी राइट्स इन इट्स होल्डिंग। क्लियर है ना? सब चीजें समझ में आ रहा होगा, याद भी होते जा रहा होगा, ठीक है ना? अगर मैं बोलूँ कि सेक्शन 9 क्या है तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाड़ा बढ़ाने से मना किया गया है सेक्शन 9 में, है ना? नो एनहांसमेंट ऑफ रेंट। अगर मैं बोलूँ भाई सेक्शन 6 क्या है, तो सेक्शन 6 आपको मालूम है। अगर ऐसा नहीं याद आ रहा तो ऐसे याद कर लो कि सेक्शन 4 क्लासेस ऑफ टेनेंट है। 4 के बाद 5 10 ईयर होल्डर होल्डर है, 6 रैयत है, 7 आपका आरकेके है, रैयत हैविंग फूड कटी, और 8 आपका एमकेके है। आरकेके और एमकेके याद रख लो, है ना? ऐसे याद कर लो, ठीक है। चलो भाई देखो, आयु पाठशाला का ना मतलब हम लोगों का एक ही मतलब उद्देश्य ये है कि हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दें। ऐसा समझा देना कि आप फैन हो जाए कि भाई क्या पढ़ा दिया बंदे ने। तो कंटेंट को जितना अच्छा इंप्रूव कर सके, क्वालिटी कंटेंट दे सके, यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है आपके आपके लिए। ताकि आप भी इससे से ज्यादा लाभ उठा सके और इसको शेयर करके दूसरों को भी बोले कि भाई समझ लो, बंदे ने अच्छा पढ़ाया है, अच्छा समझाया है, सेट हो जा रहा है दिमाग के अंदर वैसा। तो कोशिश तो यही है भाई। बाकी देखो आप लोगों को कितना समझ में आता है ना। मैं तो अपने तरफ से यही कोशिश करता हूँ कि भाई समझा सकूं ज्यादा अच्छा से अच्छा, है ना? बैटरी डाउन, थोड़ा सा चार्ज ऑन कर लेता हूँ, चलो। ठीक है। अब देखो राइट्स क्या क्या है। तो रैयत क्या है? रैयत किसान है। अब ऐसा तो नहीं कि किसान जमीन लेकर के और वहां इंडस्ट्री सेटअप कर देगा, ऐसा नहीं होगा, है ना? तो राइट्स है लैंड को यूज करने के लिए। कैसे यूज कर सकते हो? जमीन किसकी है? जमीन तो है लैंडलॉर्ड की। जमीन आपकी है? नहीं, लैंडलॉर्ड की है। तो भाई मकान मालिक जब मकान भाड़े पे चढ़ाता है तो क्या बोलता है कि भैया देखो, रहो सहो अपना समझो, जब तक आप रह रहे हो अपना घर की तरह समझो। लेकिन ये नहीं कि यहाँ दीवार तोड़ दिए, है ना, और कल को पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया कि पहले ही सिक्योरिटी दे देता है कि भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दो, कल को तोड़ो फोड़ोगे तो मैं उससे रिपेयर करवा लूंगा, है ना? तो ऐसे हरकत नहीं करनी है जिससे लैंड की वैल्यू डिग्रेड हो जाए, है ना, कम हो जाए, है ना? तो उसको आप या अनफिट हो जाए फर्दर टेनेंसी के लिए, तो उसको आप वैसा एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। क्या क्या एक्टिविटी अलाउड है? आप यूज को कर सकते हो लोकल कस्टम, एज पर द लोकल कस्टम लैंड को। एन ऑक्यूपेंसी रैयत में यूज द लैंड एज पर लोकल कस्टम। जैसे फिशिंग कर सकते हो, वाटर यूसेस कर सकते हो, उसमें बोरिंग करके पानी यूज कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, तालाब बना सकते हो, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लैंड को इस तरीके से यूज नहीं करना है जो उसकी वैल्यू को घटा दे या उसको अनफिट कर दे फॉर फर्दर टेनेंसी, ठीक है। सो रैयत हैज अ ब्रॉड यूसेज राइट बट कैन नॉट डैमेज द लैंड परमानेंटली। डैमेज नहीं करना है। डैमेज करने का मतलब क्या है? वेस्ट लैंड में नहीं कन्वर्ट करना। वेस्ट लैंड के भी आगे में हम देखेंगे कि वेस्ट लैंड का भी सीएनटी एक्ट के अंदर बताया गया कि वेस्ट लैंड को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। तो वेस्ट लैंड क्या है? देखो, वेस्ट लैंड होता है बंजर जमीन जो कोई यूज में नहीं आ रहा। वेस्ट का मतलब समझ गए ना? यूजलेस लैंड, बंजर जमीन हो गई, या ऐसा मार्शी लैंड जो यूज में नहीं आ रहा, उसको हम बोलेंगे वेस्ट लैंड।
अभी वेस्टलैंड को थोड़ी देर के लिए बोलो, अभी ऑक्यूपेंसी रैयत पे आओ। तो कहाँ कहाँ जमीन को यूज कर सकता है वो पता चल गया। राइट्स इन ट्रीज है, ऑक्यूपेंसी हैज राइट्स इन ट्रीज विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ऑब्वियसली पेड़ पौधे काट नहीं सकते, बाकी पेड़ पौधों पे आपका राइट है, उसका प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं। और उस लकड़ी को, टिम्बर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। ऐसा नहीं है पेड़ है पेड़ ही काट दिया, नहीं, पेड़ का जो प्रोड्यूस है वो यूज कर सकते हो। पेड़ काट नहीं सकते, ठीक है, पेड़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर अर्जेंसी है कि नहीं वहां पर हमको एक और मकान क्रिएट करना है या कुछ ऐसा करना है जो कि एग्रीकल्चरल रिलेटेड है, तो विद परमिशन आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इविक्शन, यस, ऑक्यूपेंसी रैयत को इविक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑन स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड, और वो भी आपको कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद क्या है, डिवोल्यूशन ऑन डेथ। ऑक्यूपेंसी रैयत हेरिटेबल है, बाप से बेटे, बेटे से उसके बेटे के पास चला जाता है ना। अभी जमीन मेरे पास ऑक्यूपेंसी राइट है, उसके बाद मेरे बेटे के पास, उसके बेटे के पास, तो ये चला जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्यूपेंसी होल्डिंग, सर्टेन ट्रांसफर रजिस्टर्ड एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि प्रिवेंट्स इलीगल एंड लैंड एलिनिएशन। अब देखो जहां पर भी हेरिडेटरी वाला बात आएगा, है ना, हेरिडेटरी वाला बात आएगा, तो उस चीज को तो आपको प्रॉपर्ली रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप देखते होगे ना कि जमीन का जब रजिस्ट्रेशन पेपर निकलता है झारखंड के अंदर, जो लोग जमीन देखते हैं लेते हैं उनको पता ही है कि वो एग्रीमेंट निकालते हैं पुराना से पुराना, कि ये जमीन आप क्लेम कर रहे हो ना, ये जमीन मैं आपको आपको एग्रीमेंट लीज पे दे रहा हूँ। मान लो ये एक्स है और मैं वाई हूँ। तो मैंने इससे जमीन बोला कि भाई ये मुझे दे रहा है कि भाई ये इतना पैसा ले लो, और ये जमीन का हम एक एग्रीमेंट कर देते हैं। आपको मालूम है कि झारखंड के अंदर ज्यादातर जमीनें जो छोटा नागपुर एरिया में बिकती है वो एग्रीमेंट प्लॉट होता है ना, एग्रीमेंट प्लॉट। बिकता नहीं है, बेच ही नहीं सकते आप, कैसे बेचोगे, आपकी जमीन ही नहीं है, किसकी जमीन है, और लैंडलॉर्ड का। कौन लैंडलॉर्ड है भाई, 1908 में कोई लैंडलॉर्ड था, मर गया, मुझे पता ही नहीं है, अब उसका वंशज 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 कौन है मुझे मालूम नहीं है। तो अब मैं तो बेच नहीं सकता हूँ, मेरे पास बेचने का राइट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं, हाँ मेरे पास ऑक्यूपेंसी राइट है, मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ जमीन, लेकिन मैं बेच नहीं सकता हूँ। इसीलिए सारे, आप बोलते हैं ना सीएनटी फ्री प्लॉट, महंगा प्लॉट होता है, वो रजिस्ट्रेशन प्लॉट होता है, आप बेच सकते हो उसको, है ना। लेकिन जो सीएनटी एक्ट के अंदर जो प्लॉट आ रहा है उसको आप बेच ही नहीं पाओगे। तो बेच ही नहीं सकते, तो ये क्या बोलता है कि भाई मैं एग्रीमेंट करके आपको जमीन दूंगा, और सब कुछ आजकल वैसे ही चल रहा है छोटा नागपुर एरिया में। तो ये बोलेगा कि मैं एग्रीमेंट करके वाई को जमीन दूंगा, इससे ले लिया 5 लाख रुपए कट्टा, 4 लाख रुपए कट्टा, जैसे भी जमीन दे दी, बोला एग्रीमेंट करके दे दूंगा, ठीक है। अब ये बंदा बोलेगा कि भाई तुम एग्रीमेंट करोगे, लेकिन तुम हो क्या, टेन्योर होल्डर हो, रैयत हो, मुझे कैसे पता चलेगा, या तुम्हारे पास अधिकार भी है या नहीं है, तुम सेट ऑक्यूपेंसी रैयत हो कि नहीं हो, कैसे पता चलेगा। तो भाई अगर 12 साल से ज्यादा रह रहे हो तब तो तुम ऑक्यूपेंसी रैयत हो, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा। तो भाई तुम अपने बाप का पेपर निकालो, उसने एग्रीमेंट किसी को किया है कि नहीं किया है, वो उसके बाप का, वो उसके बाप का, ऐसे करके ट्रेस आउट करते हैं ना। तो आपने किससे लिया, आपने किसको दिया, आपने किसको दिया, ट्रांसफर हो सकता है ऐसे ना। ये एक जमीन है, इसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, फिर वो उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, उसने किसी को ट्रांसफर कर दिया, इसने किसी को ट्रांसफर कर दिया। तो जो ओरिजिनल था उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट थी कि नहीं वो देखना है। अगर उसके पास होगी तो ऑब्वियसली बात है वो किसी को देगा उसके पास चली जाएगी। तो ये इसका बेटा होगा तो हेरिडिटरी इसके पास चली जाएगी, फिर ये भी ट्रांसफर कर सकता है। तो इस तरीके से पूरा चेन बनता है, लेकिन ये सब कुछ एग्रीमेंट के थ्रू होता है ना ट्रांसफर। तो ये इसलिए इस हर हर एक स्टेप पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि इलीगल लैंड एलिनिएशन ना हो। किसी को रिकॉर्ड होगा तो पता है ना किसका लैंड है किसका लैंड नहीं है। तो किसी का लैंड होने के बावजूद भी इसको भगाया ना जा सके, एलिनिएट ना किया जा सके, ठीक है। और मैं भाई अगर ऑक्यूपेंसी रैयत हूँ तो मैं, अधिकार तो है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाड़ा नहीं पे करूंगा, तो मेरे पास ऑब्लिगेशंस है टू पे द रेंट। तो मैं फेयर एंड इक्विटेबल रेंट जो भी होगा वो पे करूंगा। अब ऑक्यूपेंसी रैयत का क्या फेयर, कैसे रेंट बढ़ा सकते हैं कैसे घटा सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जो पहला से एग्जिस्टिंग फेयर रेंट आ रहा है उसी को हम अज्यूम कर लेंगे कि वो फेयर है, रेंट फेयर है ना। और जब तक आप उसको चैलेंज नहीं करोगे, प्रूव नहीं करोगे कि वो इलीगल है या बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, जब तक वही रेंट, वही भाड़े को क्या माना जाएगा, फेयर माना जाएगा। 1908 के रेफरेंस में सोचो। उसके बाद भाड़ा कैसे बढ़ा सकते हैं, भाड़ा बढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है, कैसे बढ़ाना है, आपको जाके एप्लीकेशन देना होगा डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर आएगा, जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड इन द लॉ है उसको फॉलो करेगा, और उसके बाद देखेगा कि भाई हाँ बहुत जमाने पहले थी रेंट इतना, अब थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो वो रेंट बढ़ाएगा, लेकिन वो भी ग्रेजुअली, आर्बिट्रेरी इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और लैंड, अब देखो जमीन किसकी थी, लैंडलॉर्ड की, लेकिन और लैंडलॉर्ड की जमीन तो है, लेकिन भाड़ा बढ़ा सकता है लैंडलॉर्ड, नहीं। कौन बढ़ाएगा भाड़ा, भाड़ा बढ़ाएगा
ऑफिसर इंचार्ज डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। तो ये क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि बताया स्टोरी मैंने आपको, लैंडलॉर्ड अपने अधिकार में रखता था, जब मन किया था भाड़ा बढ़ा दे रहा है भाई, आर्बिट्रेरी इंक्रीज कर दे रहा है। तो वैसा नहीं होगा, ग्राउंड पे जाके सर्वे होगी, देखे देखा जाएगा कि लैंड की कीमत बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, उसके हिसाब से भाड़ा भी बढ़ा दिया जाएगा। तो भाड़ा क्यों बढ़ाएगा? कि भाई रैयत हो सकता है उस लैंड से ज्यादा बेनिफिट कमा रहा हो और लैंडलॉर्ड को कम दे रहा हो। तो आर्बिट्रेरी इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन हाँ, प्रोसीजर फॉलो करके कुछ भाड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज किया जा सकता है। और दूसरे तरीके से कैसे रेंट इंक्रीज होगा? अगर आपके पास जमीन का एरिया एक्सेस आ गया तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर रैयत जो है लैंड को इन एक्सेस ऑफ रिकॉर्डेड एरिया होल्ड कर रहा है, तो लैंडलॉर्ड कैन अप्लाई फॉर एन इंक्रीज। आपने 3 कट्टा दिया, उसके बाद 4 कट्टा की ऑक्यूपेंसी है, अरे 1 कट्टा तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इसका रेंट तो दो मुझे। तो लैंडलॉर्ड अप्लाई कर सकता है। अब मैं तो कर नहीं सकता, जमीन मेरी है, लेकिन मैं भाड़ा नहीं बढ़ा सकता हूँ। कौन बढ़ाएगा? डीसी। तो मैं बोलूंगा सरकार, देखिए 3 कट्टा का ऑक्यूपेंसी, इन्होंने 4 कट्टा भी कब्जे कर रखा है, हमने तो 3 ही कट्टा का दिया था, तो ये चौथा कट्टा का भी हमको दिलवा भाड़ा। तो ये कर सकता है, प्रोसीजर सेम है। डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ हाई रेंट एग्जामिन किया जाएगा कि सही में ज्यादा लैंड है या नहीं, और उसके बाद प्रॉपर हियरिंग कंडक्ट करने के बाद भाड़ा को बढ़ाया जाएगा। रिडक्शन रेंट हो सकता है, यस, जमीन की वैल्यू घट भी सकती है। अगर जमीन की डिटोरिएट हो गई, उपजाऊ कम हो गया, फसल कम हो गई, खेती बाड़ी कम हो रहा है, तो घटेगा ही। तो सेक्शन 33 ऑनवर्ड्स बताता है कि रेंट कैन बी रिड्यूस्ड इफ लैंड डिटोरिएट्स, खराब हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया, या और भी दूसरे वैलिड ग्राउंड्स पे। प्रोसीजर भी सेम है, अप्लाइज टू डिप्टी कमिश्नर, नोटिस टू लैंडलॉर्ड, मेजरमेंट ऑफ लैंड इफ नेसेसरी। तो बस ये याद रखो कि ऑक्यूपेंसी रैयत का भाड़ा, देखो अब ये है ना, जब मैं बोल रहा था कि ऑक्यूपेंसी रैयत के पास ज्यादा राइट्स होती है, एक तो आपने समझ लिया कि उसको इविक्शन मतलब निकाला नहीं जा सकता बहुत आसान तरीके से। अब दूसरे का देखो, दूसरा प्रोटेक्शन भी दिया गया कि भाड़ा भी आप सडनली बढ़ा घटा नहीं सकते, दैट हैज टू बी डन बाय ब्रिंगिंग इन द डिप्टी कमिश्नर। एप्लीकेशन दो, वो नोटिस भेजेगा रैयत को या लैंडलॉर्ड को कि आपका भाड़ा बढ़ाना है या घटाना है। अकॉर्डिंगली सर्वे होगा, हियरिंग होगी, उसके बाद ही कर सकते हैं। क्लियर है? ऑक्यूपेंसी रैयत क्लियर है, तो चैप्टर नंबर 6 पे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चैप्टर नंबर 6 पे बढ़कर आगे देखते हैं कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है। भाई आज कंप्लीट करना है यार दोस्तों हम लोगों को बस, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बार में आप लोगों को मैं मतलब स्किप करता जाऊँ, ऐसा ऐसा नहीं। चैप्टर 6 नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में देखते हैं। इनिशियल रेंट और लीज क्या है नॉन ऑक्यूपेंसी रेट्स को, इसके बारे में तो पता, ज्यादा इनको अधिकार नहीं दिया गया, इनको निकाला भी जा सकता है ना, तो आसानी तरीके से। तो नॉन ऑक्यूपेंसी रेट को चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस किया गया है। होल्ड लैंड ऑन लीज, रेंट फिक्स्ड बाय एन एग्रीमेंट। अब रेंट देखो कैसा, भाड़ा एग्रीमेंट के थ्रू फिक्स होता है ना, एग्रीमेंट कर लेते हैं, और फिर इस एग्रीमेंट में टर्म कंडीशन डिफाइन कर दिया, ब्रीच किया तो निकाल दिया। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर नॉन ऑक्यूपेंसी रेट। Effect if landlord acquires the right. If landlord acquires non-occupancy right, certain legal consequences follow, may terminate the tenancy. Condition of enhancement, rent of non-occupancy right can be enhanced subjected to legal condition, less protection compared to the occupancy right. यहाँ डीसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। कुछ सब्जेक्टेड कंडीशंस है, क्योंकि आपने रेंट कैसे फिक्स किया, एग्रीमेंट के थ्रू, तो आप बढ़ा सकते घटा सकते। ग्राउंड ऑफ इजेक्शन कैसे है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत कैन बी इजेक्टेड इफ fails to pay the arrear or rent for 2 agricultural years within 90 days after commencement of third agricultural year। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आता भी है, ठीक है। कि नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को आप कैसे निकाल सकते हो, अगर उसने 2 एग्रीकल्चरल ईयर तक आपको पैसा नहीं दिया, तो ना रेंट नहीं पे किया। और रेंट कैसे पे करना है, रेंट वो पे कर सकता है या तो कैश में, आगे डिस्कस करेंगे इसको, या तो काइंड में, यानी कि काइंड का मतलब हो गया कि गेहूं दाना दे करके भी, और कैश का काइंड का दूसरा मतलब मत निकाल लेना भाई, ठीक है। हम्म, बहुत होशियार हो तुम लोग, कुछ भी सोच सकते हो। कैश का मतलब हो गया पैसा दे करके, काइंड का मतलब हो गया कि जो उपजाऊ वो कर रहा है फसल, या जमीन में अगर वो फिशिंग कर रहा है, तो उसमें से मछली कुछ दे दिया कि भाई ठीक है इतना परसेंटेज ले लो, 100 मछली में से 30 आपकी हो गई। ऐसा करके वो भाड़ा पे कर सकता है। अगर उसने 2 एग्रीकल्चरल ईयर तक पैसा नहीं दिया, तो जो तीसरे साल के 90 दिन के अंदर अंदर उसको पे कर देना है। अगर 90 दिन के अंदर अंदर पे नहीं किया, तो उसको निकाला जा सकेगा, ठीक है। तो इफ रेंट अनपेड फॉर 2 years, eviction पॉसिबल। रिफ्यूजल टू पे फेयर रेंट, अगर फेयर रेंट देने के लिए मना कर रहा है तब भी, इफ रैयत रिफ्यूजेस टू एग्री टू फेयर रेंट, ही कैन बी इजेक्टेड, ठीक है। उसके बाद देखो चैप्टर 7 में बोला गया कि सर्टेन लैंड्स जो है वो एग्जेम्प्ट किए गए फ्रॉम चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6। कुछ ऐसे लैंड्स हैं जो कि ऑक्यूपेंसी रैयत और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में चैप्टर 7 में बताया गया है। सर्टेन लैंड्स यानी कि उस लैंड को हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, सर्टेन स्पेशल लैंड नॉट गवर्न बाय द ऑक्यूपेंसी और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। तो जब आप रैयत को दे ही नहीं रहे हो, तो वो कौन सा लैंड होगा, लैंडलॉर्ड के पास ही रहेगा, तो उसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, ठीक है, वो चैप्टर 7 के अंदर आ गया।
उसके बाद चैप्टर 8 के अंदर हम बात करेंगे डिटेल में लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर्स। चैप्टर 8। ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी वानी पी के आता हूँ, फिर रिज्यूम करूंगा, वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। आई होप चलो चलो जल्दी से सेटल हो जाओ। हम्म, तो शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर 8, ठीक है। तो चैप्टर 8 और 9 एक साथ याद करो। देखो चैप्टर 8 और 9, 6 7 तो याद हो गया होगा ना आप लोगों को। 4 याद हो गया होगा, ऑक्यूपेंसी रैयत। 6 याद हो गया होगा, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। और 4 और 6 का जो लैंड ना ही 4 के पास है ना ही 6 के पास है, उसके पास किसके पास है? चैप्टर 7 में आता है लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। समझ में आ गया? सेक्शन 4 5 6 7 8 9 समझ में आ गया? ठीक है। चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7 समझ में आ गया। अब देखो चैप्टर 8 के अंदर हम बात करेंगे लीज और ट्रांसफर का, और चैप्टर 9 के अंदर बात करेंगे कि रेंट कैसा पेमेंट करना है। ठीक है, प्रोविजंस रिलेटेड टू रेंट। ठीक है। तो 8 और 9 को एक साथ याद कर लो, तो चैप्टर्स भी याद होते जा रहे हैं ना। मन में सोचो एक बार। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। याद हो गया ना मन में? चलो आगे बढ़े, चलो। अब देखो क्या है कि अब हम बात करेंगे कि कैसे टेन्योर के ट्रांसफर। ऑलरेडी ऊपर हमने थोड़ा सा बात किया था, एनलमेंट वाला बात किया था ना, कि जब लैंडलॉर्ड वापस ले ले, टेन्योर होल्डर से ले ले। अब रईयत से भी ले सकता है, टेन्योर होल्डर से ले ले तो क्या कंडीशन होगा। अब उसी तरीके से लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग्स एंड टेन्योर्स के अंदर हम बात करेंगे कि रईयत जो है entitled to lease. Lease must be clearly mention the areas, boundaries, yearly rent, installment, if rent in kind, proportion of produce and special condition। ये सब तो रैयत इंटाइटल्ड है लीज करने के लिए, वो लीज कर सकता है ना। तो लीज करने के लिए ट्रांसफर नहीं, रैयत ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लीज कर सकता है ना। लीज का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए हम भाड़ा में दिए रैयत फॉर द अंडर रैयत, जैसे सब टेनेंसी बोलते हैं, अंडर रैयत को देता है। तो उस कंडीशंस में क्या है, आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि एरिया कितना दे रहा है, क्या बाउंड्रीज होगी जो लैंड है, कितना भाड़ा होगा साल का, इंस्टॉलमेंट कितने होंगे, 2 में होंगे, 3 में होंगे, 4 में होंगे। रेंट आप कैसे पे करेंगे, अगर काइंड में पे करना है तो कितना पोर्शन ऑफ जो फसल का उपजाऊ है, उपज है, वो कितना पोर्शन आप देंगे। और भी कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो सब आपको क्लियरली मेंशन करके लीज देना है। ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर तो नहीं कर सकते आप। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर बाय रैयत, तो नो रैयत कैन ट्रांसफर इज होल्डिंग मॉर्टगेज करके रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ठीक है। बाय मॉर्टगेज और लीज एक्सीडिंग 5 साल, लीज भी आप दे सकते हैं लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं। ठीक है, 5 साल से ज्यादा मॉर्टगेज भी नहीं कर सकते, कंडीशन है आगे बताएंगे, अभी पहले ये समझो कि 5 साल से ज्यादा कंडीशन लीज पे भी नहीं दे सकते, मॉर्टगेज भी नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। बेच तो सक ही नहीं सकते हो भाई, बेच के बेचो कैसे, तुम्हारी जमीन तो है ही नहीं। गिफ्ट दान भी नहीं दे सकते, क्यों? तुम्हारी जमीन है, पहले बताओ। और कॉन्ट्रैक्ट अनलेस परमिटर अंडर द एक्ट, तो ना आप इसको 5 साल से ज्यादा के लिए लीज पे दे सकते हो, ना 5 साल मॉर्टगेज में दे सकते हो। आपको, आप रैयत हो, आप नीचे हो, आप लीज पे दे सकते हो, अंडर रैयत बन सकते हो, सब हायर कर सकते हो, लेकिन वो 5 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। आप सबसे नीचे हो, आपको दिया गया है जमीन, वो टेन्योर होल्डर का काम था। आप रैयत हो, आपका काम है खेती करना, ठीक है। तो आप लीज पे दे सकते हो, आप बीमार हो नहीं खेती कर सकते हो, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप किसी और को लीज पे दे दो, लेकिन 5 साल से ज्यादा मत दो। कितना साल बीमार रहोगे भाई, है ना। 5 साल से ज्यादा मत दो। और किसी को बेच तो सकते ही नहीं हो, क्योंकि जमीन आपकी नहीं, गिफ्ट उफ्ट पे नहीं सकते, नहीं दे सकते, या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी उसको नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अब देखो मॉर्टगेज, एक एक हमने पहले पढ़ा था ना, ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ी थी जिसको बोलते थे भुगत बंधक। उसी को बोलते हैं मॉर्टगेज, भुगत बंधक, बंधक। तो आप भुगत बंधक या मॉर्टगेज के लिए यूज कर सकते हो लेस देन 7 इयर्स, अगर वो रैयत रजिस्टर्ड है अंदर, अगर वो रैयत रजिस्टर्ड है अंडर बिहार उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1985 के अंदर, तो वो 15 साल के लिए मॉर्टगेज कर सकता है, ठीक है। इस इतना ज्यादा डिटेल नहीं भी याद रखोगे तो यहाँ से भी काम चल जाएगा, इतना से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और ऑक्यूपेंसी रैयत के ऊपर ये 5 साल का, ऐसे 5 साल से ज्यादा नहीं लीज कर सकते हो। ये सब कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, अगर रैयत किस पे है, SC ST या OBC है तो, है ना। SC ST या OBC है तो, समझ में आया बात। तो बेसिकली ट्राइब्स अगर है, तो ट्राइब्स तो अपना दे सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं ट्राइब्स। अगर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या वो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, वो दे सकते हैं। बाहर का कोई रैयत है, नॉन ट्राइबल है, अगर वो रैयत है तो वो लीज पे नहीं दे सकता 5 साल से ज्यादा, है ना। ट्रांसफर के लिए तो प्रोहिबिशन है ही।
उसके बाद देखो, कोर्ट भी आदेश नहीं दे सकता है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्राइबल लैंड का एलिनेशन ना हो, है ना। जमीन किसकी है? ट्राइबल की है। तो ट्राइबल पे ही रहनी चाहिए। आप ट्राइबल का ही, आपने लड़ाई ही इसलिए की, सीएनटी एक्ट को इसीलिए लागू किया गया ताकि ट्राइबल लैंड को, ट्राइबल को उनके जमीन से भगाया ना जा सके। तो अगर आप ट्राइबल लैंड का एलिनिएशन को ही रोक नहीं पाओगे तो क्या फायदा है? इसीलिए रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर बाय रैयत लगाया गया। अगर रैयत नॉन ट्राइबल है तो भाई लीज पे भी नहीं दे सकता 5 साल से ज्यादा। ट्राइबल है तो चलो दे सकता है ना, लीज पे भी 5 साल से ज्यादा दे सकता है। अब देखो, सेल अंडर कोर्ट ऑर्डर को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार भी आप इसको बेच नहीं सकते। नो कोर्ट डिग्री कैन ऑर्डर सेल ऑफ रैयत राइट्स इन होल्डिंग। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल प्रोटेक्शन। इवन कोर्ट कैन नॉट ऑक्शन ट्राइबल टेनेंसी लैंड। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ भूंयर टेन्योर, भूंयर टेन्योर हमने देखा, भूंयर और मुंडारी कोट कटीडार को जो है सेटल्ड ऑक्यूपेंसी रैयत माना गया है, सेटल्ड रैयत माना गया है। तो उनको भी अलाउ नहीं किया गया, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर, सम ट्रांसफर आर अलाउड फॉर लिमिटेड पर्पस एंड विद परमिशन। लिमिटेड पर्पस के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हो। जमीन को चाहिए, अगर बरियल ग्राउंड के लिए चाहिए, या कम्युनिटी के लिए वेल डग करना है, या पॉन्ड बनाना है, या ग्रेजिंग लैंड बनाना है, तो उस केस में आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। एक्विजिशन बाय लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड भी आपसे जमीन वापस ले सकता है, लेकिन आप बोलोगे हाँ मेरे पास ऑक्यूपेंसी राइट है, मैं तो ऑक्यूपेंसी रैयत हूँ, मेरे पास राइट है, तो आप मुझसे जमीन कैसे वापस ले सकते हो? तो बात सही है, नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो जमीन हम यूज करना चाह रहे हैं किसी एजुकेशनल स्कीम, यानी कि लैंडलॉर्ड अगर यूज करना चाह रहा है किसी एजुकेशनल या एडुकेशनल स्कीम के अंदर, या फिर रिलीजियस स्कीम के अंदर, या माइनिंग पर्पस के लिए, तो मैं आपसे जमीन ले सकता हूँ वापस, है ना। रिलीजियस स्कीम और माइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो मैं तो आपसे जमीन वापस ले सकता हूँ, माइनिंग स्कीम या माइनिंग पर्पस। और लैंडलॉर्ड क्या करेगा? 20% मोर देन लैंडलॉर्ड में पे, लिख दो, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड, the landlord may pay, landlord may pay 20% more than market price by DC, more than the market price IPC। तो लैंडलॉर्ड आपसे जमीन वापस ले सकता है एजुकेशनल स्कीम, रिलीजियस स्कीम या माइनिंग स्कीम्स के लिए, और 20% मार्केट प्राइस से ज्यादा पे करके डीसी से, बाई डीसी को इन्वॉल्व करके, और वो आपसे जमीन वापस ले सकता है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब ये भी बात समझ लो कि अगर जहाँ जो रैयत के पास जो जमीन है, और अगर वहां पर कोई कोई मंदिर बन गई, या रिलीजियस प्लेस बन गया, या बरियल ग्राउंड बन गया, तब फिर लैंडलॉर्ड उस जमीन को वापस नहीं ले सकता आपसे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट में आते हैं चैप्टर 9 में। रेंट के ऊपर बात की गई है। चैप्टर 8 में टेन्योर ट्रांसफर, होल्डिंग ट्रांसफर के ऊपर बात किया गया है। चैप्टर 9 के ऊपर जनरल प्रोविजंस सो एज टू रेंट। देखो, सेक्शन 51 है, प्रिजम्पशंस टू फिक्सिटी ऑफ रेंट, मतलब कि रेंट वन फिक्स्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी फेयर फिक्स्ड अनलेस लीगली चैलेंज्ड। लैंडलॉर्ड कैन नॉट आर्बिट्री रिवाइज द रेंट। बार बार वही बातें मैंने आपको पहले भी बता दी है। ये इंस्टॉलमेंट ऑफ रेंट, रेंट जो है, जब तक आप बोला नहीं गया कि मुझे इतने बार में दो, इतने बार में दो, तक आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। इससे क्या होगा? बर्डन नहीं पड़ेगा, प्रिवेंट्स बट सडन लंप सम प्रेशर ऑन द रैयत। ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, एक साल को 4 भाग में बांट कर दो, और पहले क्वार्टर के लास्ट डे आपको भाड़ा दे देना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, अनलेस एग्रीमेंट अदरवाइज सेज। जब तक एग्रीमेंट एग्रीमेंट में कुछ अलग से मेंशन नहीं किया हो तो यही माना जाएगा कि आपको उस भाड़ा 4 4 महीने में करके देना है। इसीलिए देखना, झारखंड के अंदर जो है लैंड टैक्स भी क्वार्टरली हम पे करते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा? या तो आप दे दो मनी, पैसे, या फिर काइंड में दे दो, है ना, जैसा एग्रीमेंट हो जाए वैसा। रिसिप्ट आपको लेना है, रिसिप्ट ऑफ रेंट। आप जब भाड़ा पैसा दोगे तो आपको वहां से रिसिप्ट लेना है। फ्री ऑफ चार्ज आपको रिसिप्ट दिया जाएगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड डिनाइंग पेमेंट, कल को आप बोलोगे कि भाई 2 साल से ज्यादा पैसा नहीं दिया है तो मैं इससे निकाल दूंगा, तो आपको रिसिप्ट तो होगा ना, आपने पेमेंट जमा किया, वो रिसिप्ट आपको लेना है। तो रिसिप्ट के बारे में कहाँ बात हो रही है? सेक्शन 54 में। मेथड ऑफ पेमेंट कहाँ पर है? सेक्शन 53 में। इंस्टॉलमेंट कहाँ पर जा रही है? सेक्शन 52 में। तो देखो, 51 से ना याद कर लो, रेंट फिक्स हो गया तो बढ़ा नहीं सकते, दैट इज 51A। तो आप इसको याद कर लो, 51A, 51, 52, 53, 54। और सेक्शन 55 क्या है? डिपॉजिट ऑफ रेंट इन कोर्ट, सेक्शन 55। इफ लैंडलॉर्ड refuses to accept rent or dispute exists, tenant can deposit rent in court of deputy commissioner। कल को आप भाड़ा दे रहे हो, हाँ, मैं भाड़ा देने गया, लैंडलॉर्ड बोला मैं नहीं लूंगा, है ना। तो लैंडलॉर्ड बोला क्यों नहीं लोगे? नहीं भाई, तुम बढ़ा नहीं रहे हो भाड़ा, मैं इतना कम नहीं लूंगा।
और नहीं लूंगा मतलब मैं रिसीट भी नहीं दूंगा। अब हमारे पास जब रिसीट नहीं है तो कल को अगर वो मुझे निकाल देता है 2 साल के बाद, 2 साल 90 दिन के बाद, तो मैं तो रिसीट दिखा नहीं पाऊंगा कि मैंने रेंट पे किया है। तो भाई मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जा करके कोर्ट में जमा कर दूं, है ना, कोर्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर। मैं जा करके जमा कर दूं कि भाई ये लो, लैंडलॉर्ड तो भाड़ लेने से मना कर रहा है, कोई डिस्प्यूट है, आप ले लो। कोर्ट में जमा कर सकता हूँ, दैट इज इन सेक्शन 55। ठीक है, याद हो गया। 51 फिक्सिटी ऑफ रेंट, 52 इंस्टॉलमेंट में देना है, 53 कैसे देना है वो देख लो, 54 देने के बाद रिसीट लेना है, और अगर नहीं लिया तो कोर्ट में जाके जमा करना है। तो ऐसे एक सीरियली याद करोगे तो याद हो जाएगा, 51, 52, 53, 54, 55। पहले भाड़ा फिक्स हो गया, इंस्टॉलमेंट में देंगे, कैश में देंगे या काइंड में देंगे, कैसे देंगे वो देखो। पैसा अगर दे दिया तो रिसीट लेंगे 54, और अगर आप हमसे पैसा नहीं ले रहे हो तो हम कोर्ट में जमा करेंगे सेक्शन 55। क्लियर? अब देखो एरियर 58 पे आ जाओ। अब मैं नहीं दिया तो एरियर हो जाएगा। एरियर मतलब समझते हो ना, इस बार का भाड़ा अगले बार ऐड हो जाएगा। तो इफ रेंट नॉट पेड बिफोर द सनसेट ऑन ड्यू डेट और नॉट पेड एट द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, तो बिकम्स एन एरियर। अब एरियर है तो उसपे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा? 6.25 पर पर्सन एनम, है ना, 6.25 परसेंटेज लगेगा। एक साल का 6.25 इंटरेस्ट ऐड करके आपको नेक्स्ट ईयर को भाड़ा देना होगा। Ejection or cancellation of lease 5960 if tenure holder does not have a permanent transferable interest, और या भाड़ा देने में डिफॉल्ट कर जाता है तो लीज कैन बी कैंसल्ड, टेनेंट में बी ejected बट थ्रू लीगल प्रोसीजर। कम्यूटेशन ऑफ रेंट, रेंट पेएबल इन काइंड। अब देखो कम्यूटेशन ऑफ रेंट के बारे में, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 61 याद कर लो। कल तक मैं काइंड में रेंट देता था, मतलब मैं कुछ प्रोपोर्शन ऑफ जो कल्टीवेशन है वो दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको बदल दिया जाए कैश में। अब मैं तो उसको, मैं खेती नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को अब तो कैसे दूंगा मैं उस पे, कैश में देना चाहता हूँ, काइंड में नहीं दे पाऊंगा। तो वो आप कर सकते हो अंडर सेक्शन 61, ठीक है। तो कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। सो पीरियड फॉर विच द कम्यूटेड रेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड वंस कन्वर्टेड कैन नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली। मतलब बार बार चेंज नहीं कर सकते, आज बोल रहे काइंड में देंगे, कल कैश में देंगे, परसों जाके बोले नहीं नहीं वापस से काइंड में देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार चेंज हो गया तो आप बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप काइंड में देते आ रहे हो, आपको कैश में देना है तो आप वो चेंज करा सकते हो, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन ऑफ रेंट अंडर 61। पेनाल्टी ऑफ इलीगल एक्सट्रैक्शन अंडर सेक्शन 63। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी ऑफ इलीगल एक्सट्रैक्शन। So if landlord charges more than the lawful rent or illegal cess, then penalty applies, and landlord cannot impose extra demand beyond legal right। तो पेनाल्टी के बारे में, पेनाल्टी कहाँ है? 63 में। कम्प्यूटेशन ऑफ रेंट कहाँ है? 61 में। ये सेक्शन सब याद करते चलो, ठीक है। सेक्शन 51, 52, 53, 54, 55 याद करा दिया। सेक्शन 61, 63 याद करा दिया। कम्प्यूटेशन ऑफ रेंट सेक्शन 61। पेनाल्टी फॉर इलीगल एक्सट्रैक्शन सेक्शन 63, ठीक है। अब सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्टलैंड का सेटलमेंट के ऊपर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेस्टलैंड पहले आपको बता दिया क्या होता है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब ये हो गया कि जो लैंड अभी यूज में, वेस्ट का मतलब यूजलेस, यूज में नहीं है, उस लैंड को हम क्या बोलेंगे? वेस्टलैंड। तो अगर ऐसा कोई वेस्ट लैंड है और जो अनकल्टिवेटेड है, वेस्टलैंड क्या हो गया? जो अनकल्टिवेटेड है, बैरन है, जंगल है, और अभी करंटली लॉफुल टेनेंसी के अंदर नहीं है ना, तो लिख दूं क्या? अनकल्टिवेटेड है, अनकल्टिवेटेड है, बैरन है, जंगल है, या नॉट करंटली अंडर लॉफुल टेनेंसी नहीं है, तो और उस पे कोई किसी की होल्डिंग भी नहीं है, नो बडी इज रिकॉर्डेड एज द एक्टिव होल्डिंग, तो वैसा लैंड क्या हो गया? वेस्ट लैंड हो गया। अब गवर्नमेंट को देखता है कि ये जमीन तो बेकार पड़ी है, गवर्नमेंट देख रहा है कि ये जमीन क्या है? बेकार पड़ी है, तो चलो जा करके इसको खेती के लिए डेवलप कर दो। तो खेती के लिए डेवलप करने का मतलब इसी को बोलते हैं, किसी को प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये लो, ये जमीन को आप खेती के लिए लायक बनाओ, उपजाऊ बनाओ। इसको बोलते हैं ग्रांट। सेटलमेंट यानी कि ग्रांट। सेटलमेंट जो है ना वही ग्रांट है। तो कैसे इसको हम सेटल करेंगे? तो गवर्नमेंट ग्रांटिंग सन सच अनयूज्ड लैंड टू अ पर्सन। किसी को मैं, गवर्नमेंट पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट, पहले इस एक्ट के पहले क्या था कि इस एक्ट के पहले जो भी वेस्ट लैंड है उस पे कोई भी कब्जा कर ले रहा है, ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड नहीं है, अब कोई भी कब्जा कर ले रहा है, और उसमें फिर वो उसमें मतलब यूज कर रहा है उस लैंड को, है ना। वेस्ट लैंड है, कोई भी मतलब उसमें अधिकार नहीं है, किसी का कोई होल्डिंग नहीं है ना। तो लैंडलॉर्ड उस अनयूज्ड लैंड को क्या कर देते? कब्जा कर लेते थे,
और जो मतलब पावरफुल पर्सन थे उसको कब्जा कर लेते थे, इलीगली ऑक्यूपाई कर लेते थे और बिना प्रॉपर ग्रांट के, बिना प्रॉपर रिकॉर्ड के, और फिर उसको अपने यूज पर्पस के लिए यूज कर रहे थे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोला गया कि कोई भी वेस्ट लैंड होगा जो किसी रिकॉर्ड रिकॉर्ड में भी नहीं है, तो उस लैंड को गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने कब्जे में लेगी और उसको फिर सेटल करेगी, यानी कि ग्रांट देगी लोगों को कि भाई आप इसको खेती में करो, खेती के पर्पस में यूज में लेके आओ। तो सेटलमेंट ऑफ वेस्ट लैंड इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63A। वेस्ट लैंड टू बी सेटल्ड बाय पट्टा। पट्टा का मतलब है कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट देगी और उसको सेटल करेगी, ठीक है। यानी कि लीज सेटलमेंट का मतलब पूरा नहीं देती, लीज में देगी गवर्नमेंट आपको। लीज डॉक्यूमेंट होता है पट्टा। तो इट कैन नॉट वायलेट द गवर्नमेंट, ऐसा करते समय कैन नॉट, इट इसको ट्राइबल लैंड देखना होगा पहले, और उसका प्रोटेक्शन को वायलेट नहीं कर सकती है ना। अगर वो लैंड ट्राइबल लैंड को बिलोंग कर रही है, बिलोंग तो बेसिकली करेगी नहीं वेस्ट लैंड, तो ये बात मेंशन करना ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। छोड़ो, रहने दो, इस चीज को हटा दो। यह समझ में आ गया। 63B में देखें क्या है, सेटलमेंट कैन बी सेट असाइड इफ इलीगल और इम्प्रॉपर एंड कैन बी कैंसल। कभी कभी गवर्नमेंट भी धोखा से जो है वो सेटलमेंट कर देती है, तो वो कैंसल माना जाएगा। मान लो कि कल को वो एक लैंड बैरन पड़ा हुआ है और ट्राइब ट्राइब की कोई ट्राइब उसको ऐसा यूज कर रहा है चलाने के लिए, शमशान घाट के लिए। गवर्नमेंट को लगा ये तो बैरन है, इसने सेटल कर दिया किसी को। कल को ट्राइब खड़ा हो गया कि नहीं मैं तो इसको यूज करता हूँ, देखो ये फलाना फलाना रिकॉर्ड है मेरे पास, तो वो चीज कैंसिल हो जाएगी। तो 63A सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड, 63B सेटलमेंट को रिवोक कर सकते हैं, कैन बी सेट असाइड कर सकते हैं। तो अभी देखो वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लो। 51, 52, 51 रेंट को फिक्स करना है। 52 फिक्स करने के बाद आपको रेंट पे करना है। 53, 54, 55, ठीक है। रेंट फिक्स कर लेना है, उसके बाद कितना, 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। उसके बाद रेंट आप कैश अकाउंट में कैसे फिक्स करना है वो देख लो। उसके बाद आपको ये करना है कि रिसीट ले लेना है, भाड़ा दे दिया तो रिसीट ले लो, और उसके बाद अगर नहीं भाड़ा दे रहा तो कोर्ट में जमा करो। सेक्शन याद हो गया आराम से। उसके बाद मैंने बोला 61। 61 में क्या है, कम्यूटेशन ऑफ रेंट, कैश में ले रहे हो तो काइंड में कर सकते हैं, काइंड में ले रहे हो तो कैश में कर सकते हैं। और 63 क्या है, पेनाल्टी। और 63A और 63 भी हमने देख लिया, वेस्टलैंड का सेटलमेंट और वेस्टलैंड का सेटलमेंट को सेट असाइड कर सकते हैं। और चैप्टर 9A के अंदर है ये वेस्टलैंड वाला। अब आ जाओ चैप्टर 10 के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे मिसलेनियस प्रोविजंस का। एग्जांपल कोडकर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, कोडकर तो ऑलरेडी बताया है, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो खूंट कट्टी क्या थी, खूंट कट्टी था जो लैंड रिक्लेम किया गया फ्रॉम जंगल। कौन रिक्लेम करता है उसको, फाउंडर्स, ओरिजिनल फाउंडर्स, ओरिजिनल जो रेसिडेंट थे वो। कोरकड़ ऐसा लैंड जो रिक्लेम किया गया है जंगल से, है ना, लेकिन वो कौन रिक्लेम कर रहा है, तो वो रैयत कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनल जो सेटलर है वो नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, रैयत कर रहा है। रैयत गया खेती कर रहा है, कहीं देखा जंगल है, काट करके उसको क्या किया, कोरकर लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन इनटू कौन कर, कोरकर। ऐसे भी नहीं कि भाई कोई भी जंगल काट रहे हो डिप्टी कमिश्नर के परमिशन से, आपको लग रहा है कि खेती के लिए जमीन कम पड़ रही है, तो यस आप कोरकर लैंड कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन दैट हैज टू बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। और कौन कौन सा लैंड, ऐसा भी नहीं कि सब लैंड आप कर सकते हो। और ये किसके अंदर है, सेक्शन 64 के अंदर कोरकर लैंड का बारे में मेंशन किया गया है। अब ये याद रखो कि कोड़कर लैंड भी जंगल साफ करके बनाया जाता है, और खूंट कट्टी को भी। लेकिन कोड़कर लैंड को आप खूंट कट्टी की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो से सिंपल समझ में आ गया कि रिक्लेम्ड जंगल, जंगल को काट करके एग्रीकल्चरल लैंड बनाया गया है। और ये ऑर्डिनरी रैयत ने बनाया है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ट्राइबल फाउंडर्स लैंड सिस्टम। ओरिजिनल जो फाउंडर थे उस जमीन के, उस जगह के, उस पे नहीं है, ठीक है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोड़कर एंड खूंट कट्टी। कोरकर लैंड में को बनाना है, कन्वर्ट करना है रैयत को, तो उससे डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 64। 64 भी याद हो गया अभी, ठीक है, कोरकर लैंड से कनेक्टेड है। 66 में प्रोहिबिशन किया गया है कि भाई आप सब चीज को कन्वर्ट नहीं कर सकते, कहीं भी जंगल देखो उसको काट के नहीं कर सकते। क्यों, अगर वो कोई ऑर्चर्ड है, कोई कल्टीवेटेड लैंड है, कोई होम स्टेड लैंड है, या लैंड कोई डायरेक्ट डायरेक्ट पोजिशन में है किसी दूसरे पर्सन को, तो उसको भी कोरकर लैंड को आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। 67, एक बार आपने कोरका लैंड में कन्वर्ट कर लिया तो आपको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी। इफ अ रैयत कल्टीवेट्स लैंड कन्वर्टेड इनटू कोरकर, ही गेट्स ऑक्यूपेंसी राइट इवन इफ ही हैज नॉट कल्टीवेटेड इन 12 इयर्स। तो बेसिकली कोरका लैंड कौन सा लैंड होगा, बेसिकली वही लैंड होगा ना जो जंगल्स होंगे। अब जैसे ओरिजिनल जंगल को काट करके रहने वालों को हम खूंट कटीदार बोलते हैं, उसी तरीके से रैयत भी अगर उसने काटा है जंगल को, सफाया किया है जंगल का, और उसके बाद वहां खेती करके रह रहा है, उपजाऊ बना के रह रहा है, तो उस पर अधिकार किसका होगा, रैयत का ही होगा। लेकिन दैट इज अंडर सेक्शन 64।
सॉरी 67। 64 के अंदर क्या बात किया गया, कोडकर लैंड क्या होता है, कोडकर क्या होता है। 66 में क्या बोला गया कि भाई ठीक है, आपको जंगल को साफ करने के लिए बोला गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे की जमीन है, वो जंगल है, उसको जाके साफ कर दिए। कोई कल्टीवेटेड लैंड है, वहां पर आप उसको कन्वर्ट कर दिए कोडकर लैंड में। या कोई ऑर्चर्ड, मतलब समझ रहे हो ना, कि वो पेड़ों का जंगल है, लेकिन उससे हम फल निकाल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, मार्केट में यूज कर रहे हैं, दैट इज एन ऑर्चर्ड। तो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, वैसा नहीं, आपको डीसी से परमिशन लेना है, और डीसी पहले देखेगा कि क्या ये जमीन किसी के अधिकार के अंदर है तो नहीं, कहीं ये वेस्टलैंड के अंदर तो नहीं आ रहा है। अगर है तो आपको परमिशन दे देगा, फिर आप उसको सफाई करो। और अगर आपने सफाई करके उसको कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्यूपेंसी राइट आपको मिल जाती है अंडर सेक्शन 67। ठीक है। और 67A के अंदर फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको रेंट कहाँ मिलेगा। तो देखो, ये चैप्टर 10 का ऐसे आप अलग अलग कर लो, ये याद याद में आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो कोडकर से रिलेटेड है। कोरकड़ 64, कोरकड़ कौन कौन सा लैंड आप कोरकड़ नहीं बना सकते, 67 में आपका ऑक्यूपेंसी राइट, और 67A में राइट के बाद आपको कैसे क्या रेंट देना है वो। तो exceptional to general 12 years rule, CNT Act grants occupancy right in कोरका लैंड विदाउट 12 years continuous possession। कोरका लैंड आप कल बना लो, कन्वर्ट कर लो, कल से आपको ऑक्यूपेंसी राइट मिलेगी, 12 साल वेट नहीं करना जैसे सेटल्ड रैयत को वेट करना होता था, ठीक है ना। तो आप कल कोरका लैंड में परमिशन मिल गया आपको, कल से आप उस लैंड पे खेती करो, कल से वो लैंड आपकी हो गई, ठीक है। रेंट कैसा होगा, रेंट विल बी assessed as per the law that is under section 67A। आगे आ जाओ 68 पे। इसमें भी आप एक बार ऑक्यूपेंसी राइट मिल गई, तो आपको एजेक्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। 69, relief against forfeiture, ejectment possible only if tenant use land in unauthorized way or by break lease of condition। तो ये तो ऑलरेडी हमने देखा है पहले भी। सेक्शन 671, पावर टू रिस्टोर पोजेशन, इफ टेनेंट wrongfully eject authority can restore possession। 71 है रिस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, इफ लैंड belonging to scheduled tribe member transferred illegally, the deputy commissioner can restore land to the original tribal owner। this section added under Bihar Schedule Area Regulation Act। और 71B के अंदर हम पेनाल्टीज की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चलो थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ। देखो, ये सब सेक्शन याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये तो आपको मेथड तो पता चल गया ना, कि ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया जब, अगर कोर्ट का लैंड में आ गया तो उसको कैसे आप निकाल सकते हो, कोर्ट के थ्रू निकाल सकते हो, है ना। और आप तभी निकाल सकते हो जब आपने कुछ लीगल अनलॉफुल किया हो या अनऑथराइज्ड टेन्यूर लिया हो, ऐसा इस कंडीशंस पे यार, अदरवाइज तो नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद देखो, मैंने जो शुरू में बताया था कि ये सारी जमीनें जो थी, इसमें कुछ तो जमींदार के अंदर चली गई, कुछ अभी भी ट्राइबल्स के अंदर थी। तो अगर ये ट्राइबल लैंड है, तो ये तो ट्राइबल के पास ही रहेगी, इसके अंदर तो आप कुछ भी नहीं करोगे। ये सीएनटी एक्ट के अंदर ये ट्राइबल लैंड ट्राइबल के पास ही रहेगी, इसको आप नहीं कर सकते। अगर आपने इलीगली आपने इसको ले आया अंदर दिस कोड का लैंड, या किसी दूसरे रैयत को दे दी, दैट पोजीशन कैन बी रिवोक्ड, ठीक है। लेकिन अगर ये पता चल गया कि ये ट्राइबल लैंड था, आपने इसको इलीगली जो है ये लैंड जो है ट्रांसफर किया है, तो दैट रिस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल लैंड इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 71A। ठीक है। अब पेनाल्टीज देखो, अगर आपने लैंड को ट्रांसफर किया है इलीगली अंडर सेक्शन 46, तो आपको पनिशमेंट देना है। क्या क्या पनिशमेंट है, 3 साल की जेल, फाइन, या दोनों। ठीक है। तो क्या क्या पेनाल्टीज के अंदर क्या क्या पनिशमेंट है, 3 इयर्स जेल, 3 इयर्स जेल, या फाइन, या दोनों मिला लो, दोनों। ठीक है। देखो, ऑक्यूपेंसी रैयत हो, कोड़कर हो, सब, जब मैं इसको एक बार बोल रहा हूँ, या सेटल्ड रैयत हो, जब मैं उसको बोल देता हूँ कि ये ऑक्यूपेंसी रैयत है, उसको ऑक्यूपेंसी राइट हो गई, सारा प्रोविजन सेम हो जाता है ना। सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, सेम चीज को अलग अलग सेक्शंस में बोला गया है, लेकिन प्रोविजन सेम हो गया। इजेक्ट नहीं कर सकते, कोर्ट में जाकर के इजेक्शन करना पड़ेगा, है ना। वो सारी चीजें, सारा राइट अधिकार मिल जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही सिंपल है ये, है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको। सेक्शंस जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, उसको आपको याद कर लेना, उतने ही सेक्शन से आपका 99% काम बनने वाला है। अब देखो, रैयत के पास लैंड है, तो लैंड वो वापस सरेंडर कर सकता है, या फिर छोड़ भी सकता है। भाई, मैं लैंड कभी ट्रांसफर होगा, जब मैं हूँ, मेरे बाद मेरे बेटे हैं, उनको ट्रांसफर हो गया। अब मेरा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है, तो ये लैंड क्या हो गया, अबेंडन हो गया ना। ये तो लैंड अबेंडन हो गया, कोई देख रेख करने वाला नहीं है इसका, तो उसको बोलते हैं अबेंडन लैंड या अबेंडनमेंट ऑफ लैंड। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सरेंडर किस में बात किया गया, सेक्शन 72। और अबेंडनमेंट ऑफ लैंड किस में बात किया गया, सेक्शन 73। दैट इज ऑल्सो उस सेक्शन के लिस्ट में ये दोनों भी ऐड करो। 72 सरेंडर ऑफ रैयत, 73 अबेंडनमेंट ऑफ लैंड। और यहाँ पर हमने देखा सेक्शन 64, 66, 67 और 67A। ठीक है। क्लियर हो गया ना, चलो। अबेंडनमेंट और सरेंडर समझ लो, रैयत सरेंडर कर सकता है,
जब एक साल खत्म हो गया तो साल के एंड में भाड़ा दे दो और फिर बोलो कि भाई आगे बार से मैं भाड़ा नहीं दे पाऊंगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाना होगा, तो प्रायर सैंक्शन चाहिए आपको डिप्टी कमिश्नर के साथ। और रैयत क्या है, वॉलेंटरली अबेंडन्स द लैंड विदाउट नोटिस, स्टॉप कल्टीवेशन, स्टॉप पेइंग रेंट। इन सब केसेस में अगर अबेंडन हो गया लैंड, कि आप भाड़ा भी नहीं दे रहे हो, आपने कल्टीवेशन करना भी बंद कर दिया लैंड पे, आप अपने मर्जी से, एक तो सरेंडर हो गया, सरेंडर का मतलब हो गया ऑफिशियली जा करके डीसी से परमिशन लिया और सरेंडर किया। अबंडनमेंट का मतलब हो गया कि आपको उस लैंड पे कोई ना भाड़ा दे पा रहा है, ना खेती हो पा रही है, कोई नोटिस भी नहीं दिया है कि हमको सरेंडर करना है। और मैं तो नहीं, कोई मान लो कोई भी, मैं अपने आप को क्यों मारूं भाई, कोई भी एक्स है ये मतलब मर गया विदाउट नोटिस विदाउट सरेंडर, तो अब क्या होगा, ना उस पे कल्टीवेशन होगी, ना उसका कोई रेंट पे कर रहा है ना। तो इस तरीके के लैंड को बोलते हैं अबेंडन लैंड। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा कि जब एग्रीकल्चरल ईयर बंद हो जाएगा, तो कैन इंटर होल्डिंग लेट टू अनदर टेनेंट और कल्टीवेट हिमसेल्फ। तो लैंडलॉर्ड के पास अधिकार है कि भाई वो या तो किसी और को वो दे दे, किसी और टेनेंट को दे दे, किसी और रैयत को दे दे, या फिर उस पे खुद ही कल्टीवेशन करे। ठीक है। अब देखो चैप्टर 12 जो है, 13 जो है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रेडियल कंडीशंस एंड कम्यूटेशंस। प्रेडियल कंडीशंस क्या होता है, देखो, प्रेडियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि भाई ये जमीन तो मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, इसके बदले में आपको मेरे को पैसे नहीं देने हैं, मजदूरी करनी है, बंधुआ मजदूर समझते हो ना, वही होता है कि मजदूरी करनी है आपको। आप एक काम करोगे, आप सप्ताह में 5 दिन आओगे मेरे पास, और मेरे पास आकर के आपको काम करना है। और आप जैसे वो जैसे जमीन जो है वो आपसे आपके बेटे को ट्रांसफर होगी, उसी तरीके से ये भी जो है मजदूरी वाला हिसाब किताब जो है ये भी आपसे आपके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो कम्यूटेशन का मतलब तो समझ गए। कम्यूटेशन जब हमने वहां देखा था, कम्यूटेशन ऑफ रेंट, तो हमने वहां क्या पढ़ा था, कम्यूटेशन ऑफ रेंट में हमने पढ़ा था कि अगर काइंड में दे रहे हो तो उसको कैश में कन्वर्ट कर देना है, और कैश में दे रहे हो तो उसको काइंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप फॉर्म ऑफ पेमेंट कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ कम्यूटेशन भी कर सकते हो। तो पेरिडियल कंडीशंस का मतलब हो गया कि ए कंडीशन अटैच टू द लैंड रिक्वायरिंग लेबर सर्विस पेमेंट इन काइंड या स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। बेसिकली फ्यूडल टाइप से होता है ना, फ्यूडल टाइप ऑब्लिगेशंस। यहाँ पर काइंड मतलब पेमेंट इन काइंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो लेबर सर्विस पेमेंट इन काइंड या स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, तो उस चीज को आप कम्यूट कर सकते हैं। तो उसमें जब अभी एक्ट बन गया, तो उसमें आप बोला गया कि भाई देखो, पेमेंट आपको रेंट लेना है, या तो कैश में लो या तो काइंड में लो। काइंड में लो मतलब कि प्रोपोर्शनल उपजाओ, जो भी हो रहा है जमीन पे, जो फसल उग रही है, या मछली अगर फिशिंग हो रहा है तो वो ले लो सम प्रोपोर्शन। लेकिन आज के 1908 के बाद से कोई प्रेडियल कंडीशंस नहीं होगा। ठीक है। तो no new tenancy can be created with predial condition. No new predial condition can be imposed on existing tenancy. ठीक है। एग्जिस्टिंग टेनेंट नया, अगर मैं कोई नया रैयत है तो उसको प्रेडियल कंडीशंस पे नहीं लाऊंगा। और कोई एग्जिस्टिंग टेनेंट है जो ऑलरेडी मुझे प्रेडियल कंडीशंस पे है, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। तो वॉलेंटरी कम्यूटेशन का मतलब क्या है, इफ लैंड हेल्ड सब्जेक्ट टू प्रेडियल कंडीशंस, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द रेवेन्यू ऑफिसर टू कन्वर्ट द कंडीशन इनटू मनी पेमेंट। अब मैं पहले जमाने से ही जो है, मेरे दादा परदादा और से चलता आ रहा है, और मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ 1908 के बाद भी, कि भाई हाँ, ये जमीन जो है मुझे मिली थी, मैं इस पे घर बना के रहता हूँ और थोड़े पार्ट में खेती भी करता हूँ। तो मुझे इसके बदले में मैं भाड़ा नहीं देता हूँ, इनके बदले में मेरा बचवा जो है वो जा करके हुआ जो है थोड़ा फसल काट देता है, मालिक का जो है सेवा पानी कर देता है, भैंसवा को नहला देता है, तो सर्विस देता है। तो बंधुआ मजदूर तो नहीं कहेंगे, कि ये है कि हमारा बच्चा जाके वहाँ काम करता है, हमारी बेटी का जा करके वहाँ जो है झाड़ू पोछा बर्तन मांजती है, उसके बदले में को पैसा वैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये जो जमीन जो है, ये साहब का हमको दिया हुआ जमीन है, इसी में हम लोग रहते हैं। ये चीज खत्म कर देना है। ये इसी को प्रेडियल कंडीशन बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगा, दैट इज अंडर चैप्टर 13। और बोला गया कि अभी आप आपके पास अधिकार है, अगर आपको लगता है कि ठीक है पैसा से अच्छा है, जाओ सर्विस ही दे दो, वही ठीक ही है, तो ठीक है। अदरवाइज आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि भाई ठीक है, अगले महीने से या अगले साल से हम आपको 12,000 रुपया दे दिया करेंगे 1 साल का, और यहाँ हम अपना खेती करेंगे, अब हमारा बच्चा सब जाएगा पढ़े लिखेगा, ये सब काम बारे नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज पॉसिबल। और इसके बाद प्रोहिबिट किया गया कि आप कोई भी नया टेनेंसी प्रीडियल कंडीशंस पे नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो रिकॉर्ड्स और पब्लिकेशंस, और उसके बाद अपील्स एंड रिविजन्स में आएंगे। रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन, देखो थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया होगा नो डाउट, यस 1 घंटा पार हो गया, लेकिन कंप्लीट करके ही उठेंगे दोस्तों। ठीक है ना। रिकॉर्ड एंड पब्लिकेशंस क्या है, आफ्टर कम्यूटेशंस रिकॉर्ड प्रिपेयर करना जरूरी है, पब्लिश करना जरूरी है, और ऑब्जेक्शन इनवाइट इनवाइट्स भी
होगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स और पब्लिकेशंस तो आपको मान ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको रिकॉर्ड करना होगा हर चीज को, इसमें कुछ तो नई बात नहीं है। अपील्स एंड रिविजन्स, ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कैन बी अपीलेबल रिवाइजेबल बाय द कमिश्नर्स एंड बोर्ड। तो ये अपील वाला पूरा चीज हम देखेंगे कि अपील कैसे करेंगे। हर अपील का, किसी भी केस में अपील करना होगा, आपका एक ही प्रोसीजर है, वो हम अपील का पूरा एक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। उसको छोड़ दो आपके लिए। अब देखो चैप्टर 14 में हम बात करेंगे, ज्यादा है क्या? चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि आज ये हो पाएगा कंप्लीट, तो रश नहीं करते हैं ना, चीज़ों को समझते हैं अच्छे से ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। तो इसको कल कंप्लीट करेंगे मेरे हिसाब से, और वही बेटर होगा, है ना। आप भी थक जाओगे, फिर बोरिंग लगने लगेगा, तो ठीक नहीं है। थोड़ा सा और मेरे को लगता है कि आधा घंटा और इस पे लगेगा, और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी इस पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हम लोग को ग्रैबिंग आ जाएगा इसके ऊपर, सीएनटी एक्ट के ऊपर। तो समझो कि 1 घंटा कल, 1 घंटा आज, 2 घंटा और आधा घंटा, तो 2.5 घंटा, पौने 3 घंटे में सीएनटी एक्ट पूरा कंप्लीट। 20 नंबर का आपका 10 क्वेश्चंस, मतलब जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100% कर ले जाओगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।